नया चैप्टर आज जो स्टार्ट करेंगे वो है आपका कौन सा? रेवेन्यू। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट वाला पार्ट जो है क्लियर है। एकदम आवाज कम, हाँ आवाज कम, ध्यान एकदम देना है। ठीक है, रेवेन्यू चैप्टर में ठीक है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? जो जो हम लोगों ने प्रोडक्शन के लाइनअप पे पढ़ा था ना, ऑलमोस्ट सिमिलर तरीका है, इसमें हल्का सा नयापन है, नया ट्विस्ट है, उसको अपन डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो रेवेन्यू आप लोग के एग्जाम के हिसाब से ठीक है, इट सीम्स टू बी एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, और बाकी लोग जो है बाकी स्कूल्स का अगर मैं बोलूं, इसके साथ में एक और चैप्टर है जो कि एसोसिएट रहता है, वो है मार्केट्स। ठीक है, वो बहुत आसान 6 मार्क का चैप्टर आपके लिए बन गया है, क्योंकि मार्केट्स में सिंपल परफेक्ट कॉम्पिटिशन अपने फीचर्स में दिया हुआ है। आइए सर, रेवेन्यू चैप्टर जैसे अपन प्रोडक्शन किया था, जैसे कॉस्ट किया था, वैसे रेवेन्यू को भी सेम स्केल में रखता है अपन। ठीक है, इसमें भी क्या क्या आएगा, बात नहीं। ठीक है, क्या क्या आएगा आपका? सबसे पहला क्या आएगा आपका? टोटल रेवेन्यू। फिर क्या आएगा आपका? एवरेज रेवेन्यू। और फिर क्या आएगा तीसरा? अपन ने ऐसे ही किया था प्रोडक्शन वाला पार्ट भी, ऐसे ही किया था कॉस्ट वाला पार्ट भी, ऐसे ही अपन कर रहा है रेवेन्यू वाला पार्ट में भी। ठीक है, रेवेन्यू में क्या क्या चीज लिखा अपन ने? टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अब मुद्दा ये है कि आप टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हो सर? इंडिविजुअल जो भी यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, उसमें जो भी अपन रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? टोटल रेवेन्यू बोलता है। भाई तूने कितना सेल करवाया, तूने कितना सेल कराया, तूने कितना सेल कराया, तीनों का सेल अगर मैंने जोड़ दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। सही बात है, बिल्कुल यहाँ पे पक्की बात, चलेगा। और टोटल रेवेन्यू को क्या मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, मुझे बताइए सर। एग्जाम्पल, मैं शॉप में गया, मैंने शॉप में 1000 पैकेट मैगी खरीदा। ठीक है, मैगी कितना रुपए का आता है? 10 रुपए का आता है। ठीक है, तो मैंने कितना रुपए का मैगी खरीदा? 1000 रुपए का मैंने क्या खरीदा? मैगी खरीदा, बराबर। तो मेरे लिए वो क्या हो गया? खर्चा। 1000 रुपए मेरे लिए क्या हो गया? खर्चा। दूसरे वाले के लिए क्या हो गया? इनकम। सही बात है, या फिर रेवेन्यू बोल सकता है उसको हम लोग, बराबर। ठीक है, मेरे लिए क्या हो गया? खर्चा। दूसरे वाले के लिए क्या हो गया? रेवेन्यू। ठीक है, तो किसी के लिए खर्चा तो किसी के लिए रेवेन्यू। और आप मुझे बताइए, आप लोग ने शुरुआत किया था चैप्टर प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोडक्शन चैप्टर में अपना गोल क्या था? अपना गोल क्या था? प्रोडक्शन ज्यादा करना है या कम करना है? ज्यादा करना है, प्रोड्यूस। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड कॉस्ट हम लोग क्या चाह रहे थे? कम हो। कॉस्ट हम लोग क्या चाह रहे थे? कम हो। ठीक है, तो रेवेन्यू भी हम लोग क्या चाहते हैं? ज्यादा हो। यानी कि प्रोडक्शन और रेवेन्यू के बीच में हल्का सा संबंध रहेगा ना, डायरेक्ट रहेगा, कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा था वैसे वैसे रेवेन्यू का चार्ज भी बढ़ेगा। ठीक है ना, टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेगा सर? सर, कितना क्वांटिटी जो है, कितना क्वांटिटी अपन जो है वो बेचा है, और किस प्राइस में अपन बेचा है पर यूनिट। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल। यहाँ पे हमारे केस में क्या एग्जांपल था सर? 10 रुपए का मैगी था और कितना यूनिट अपने बेचा? 1000 था या 100 था? 100 पैकेट, चलो कोई बात नहीं, 100 पैकेट, चलो कोई बात नहीं, जैसे बोलना सही। ठीक है, कितना पैकेट था आपका? 100 पैकेट। तो 100 पैकेट क्या हो गया आपका? क्वांटिटी। और 10 रुपए क्या हो गया? प्राइस पर यूनिट। तो यह मुझे क्या देगा? आपका टोटल रेवेन्यू। समझ में आया आप? गया, ये क्लियर है ये नहीं, मुझे बताइए। ठीक है, और मैं स्ट्रेट अवे क्या टोटल रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू में जा सकता हूँ? सर, क्या मैंने टोटल से और मार्जिनल के बीच में रिश्ता देखा है क्या? हाँ साहब, क्योंकि अगर मार्जिनल को मैंने सबमिशन किया तो मुझे क्या मिलता है? यहाँ तक कोई डाउट्स बताइए? समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू विल गिव मी व्हाट? टोटल रेवेन्यू। यहाँ तक कोई डाउट्स, कोई भी इशू, कोई भी दिक्कत मुझे बताइए? नहीं है कोई भी इशू? ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। ठीक है, नाउ ठीक है, सुनो, एक काम ना, बाहर वालों को मना करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालूंगा मैं? मार्जिनल का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल। एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल। तो मार्जिनल को निकालने का तरीका था टी एन माइनस 1, यही था ना। इस केस में क्या हो गया? टी आर एन माइनस 1। मेरे हिसाब से यहां तक तो कोई भी आप लोगों को दिक्कत अभी तक तो नहीं हो रहा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो टाइप ऑफ रिवीजन हो गया टाइप का। ठीक है, टी आर, ये मार्जिनल का मतलब क्या है? एडिशनल रेवेन्यू। और अगर 1 से नहीं चेंज हुआ तो क्या करेंगे अपन? डेल्टा टी आर बाय डेल्टा क्यू। ठीक है, मेरे को बता दो, यहां तक कोई डाउट्स? हाँ साहब, क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट? चलेगा। और एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालेगा अपन? एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालेंगे अपन? सर, एवरेज कैसे लेगा? टोटल डिवाइड बाय क्यू। कल आपने जो सम्स वगैरह किया उससे मेरे साथ तो एवरेज मार्जिनल टोटल में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, उससे फायदा हो जाएगा आप लोग का। बताइए, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू। यहाँ तक कोई डाउट्स? बताइए, यहाँ पे कोई भी इशू? रेवेन्यू को 3 पार्ट में डिवाइड करिए, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला अपन ने? पी इंटू
क्यू से, पी इंटू क्यू से, या फिर सर अगर मैंने सारे के सारे मार्जिनल रेवेन्यू को ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल रेवेन्यू मिलेगा। सर एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालेगा, टोटल डिवाइडेड बाय क्यू, और उसके बाद में मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेगा अपन, टी आर एन माइनस टी आर माइनस वन, या फिर डेल्टा टी आर बाय डेल्टा क्यू अगर गैप 1 से ज्यादा का है। इज इट फाइन, मुझे बताइए यहाँ तक, ठीक है। हाँ साहब, वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बताइए ये वाला पार्ट समझ में आ गया आपको बढ़िया से एकदम, ठीक है। अब सुनो, वैसे तो अपन इसके बाद में रिलेशनशिप पढ़ता है, सब कुछ काम खत्म खत्म करता है, राइट, ठीक है। बट रेवेन्यू को समझने के लिए, ठीक है, आप मुझे बताइए सामान आप बेचते कहाँ पे हो, सामान आप बेचते कहाँ पे हो, मार्केट में बेचते हो। अब मार्केट अलग अलग हो सकता है, नहीं हो सकता, मुझे बताइए आप लोग। मार्केट्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स, और हर मार्केट में क्या, आप मुझे बताइए, रेवेन्यू अलग अलग तरीके से बिहेव होगा या नहीं होगा, मुझे बताइए आप, ठीक है। जिसमें सब कुछ फेयर है उसमें रेवेन्यू भी बिल्कुल बैलेंस रहेगा, जिसमें मोनोपोली चल रहा है वहां रेवेन्यू भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होगा, जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है वहां पे रेवेन्यू अलग होगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब हर एक मार्केट के हिसाब से आपका रेवेन्यू अलग होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो मेक इट सिंपल, क्योंकि अलग अलग मार्केट्स तो अलग अलग होता है, हर मार्केट अलग है, गुवाहाटी का मार्केट अलग है, सिलचर का मार्केट अलग है, कोलकाता का मार्केट अलग है। तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि हर एक मार्केट के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। मेरे को तो कोई जनरल मेथड चाहिए होगा जिसके थ्रू मैं क्या करूं, इसका एनालिसिस कर सकूं। सही बात है या नहीं, मुझे बताइए आप लोग, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है। तो मैं रेवेन्यू में अभी तक क्या किया मैंने, जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन किया अभी भी, टोटल रेवेन्यू किया, एवरेज रेवेन्यू किया और मार्जिनल रेवेन्यू किया। टोटल कैसे निकालते हैं अपन, प्राइस इनटू क्वांटिटी। उसके बाद मुझे बताइए कैसे निकालते हैं समेशन एम आर। ए आर कैसे निकालता है अपन, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और एम आर कैसे निकालेगा अपन, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन, अगर गैप एक से ज्यादा है तो डेल्टा टी आर बाय क्यू। सबको दिमाग में हो रहा है, सब पार्टिसिपेट करेगा, नहीं तो याद नहीं होगा आप लोग को, ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। अब अलग अलग टाइप का मार्केट होता है, ठीक है। मेरे को सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, मैंने पूरे चीजों को दो मार्केट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक क्या होगा आपका परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा क्या होगा आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। जिन लोगों को आपने बोला ना मार्केट्स वाला पार्ट, उसमें ये वाला पार्ट ही दिया हुआ रहता है आपका, तो बाय डिफॉल्ट आपको वैसे भी हल्का हल्का पढ़ना ही पड़ रहा है इसमें, तो इससे तो मार्केट्स दे ही देता अपने को, तो अपने लिए 6 माह का बोनस मिलता था फालतू का, ठीक है। समझ में आ गया क्या कॉम्पिटिशन डिवाइड किया, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन। सुनो, अब इनपरफेक्ट में, परफेक्ट तो आपको मैं बताऊंगा ही आपको, इनपरफेक्ट में अलग अलग कैटेगरी आता है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ आपको कि बाई चांस अगर एग्जाम में पूछ लिया 1% तो ध्यान में रहे आपको, ठीक है। इनपरफेक्ट में से नाम सुना है आपने, मोनोपोली सुना है, मैं समझा नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है, ये सब पार्ट, क्योंकि ये सब एग्जाम में आप लोग का नहीं आ रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक सुना है, हाँ जी, हाँ तुम लोग का आएगा तो डिस्कस कर लेंगे अपन आराम से, ठीक है। मैंने सिमरन को कल डिस्कस भी किया था वैसे तो, ठीक है। तो आप बताइए, मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया, और ओलिगोपोली हो गया, ठीक है। ओलिगोपोली, ठीक है। आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जिसका इच्छा होगा मन होगा आप लोग आराम से आके मेरा क्लास अटेंड कर सकते हो ये वाला पार्ट में, ठीक है। तो ये वाला पार्ट में दिया हुआ 3 टाइप का मार्केट है ये, ठीक है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। सिर्फ नाम देख लो आप लोग, क्योंकि मेरे हिसाब से सिलेबस में आपका नहीं है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, अगर है तो मेरे को बताना, मैं करवा दूंगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको करने में, ठीक है। नाउ मैं 2 टाइप का मार्केट में डिवाइड किया, क्या क्या था आपका, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड इम्परफेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर करना आज वॉइस को हल्का सा, ठीक है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सर परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब क्या है पता है क्या, सर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एज द वर्ड से डिवाइड करो, वर्ड को क्या क्या लिखा हुआ है, परफेक्ट, एवरीथिंग इज व्हाट परफेक्ट, मतलब सब कुछ इतना बढ़िया है, सब कुछ इतना फेयर है, मतलब बाजार में हर चीज इतना फेयर है। ऐसा पॉसिबल होता है कि रियल लाइफ में नहीं होता ना। ये क्या है ना, एक आर्टिफिशियल मार्केट है, कि अगर बाय चांस एक आइडल मार्केट होता तो वो कैसा होता, क्योंकि अपन आइडल मार्केट के हिसाब से तो कंपेयर कर सकते हैं ना कि चीजें सही है या नहीं है करंट मार्केट में, सही बात है, ठीक है। एग्जाम्पल दृष्टि जो है एक आइडल पर्सन के बारे में सोच के रखा है, ठीक है, कैसे दिखना चाहिए, ऐसे चश्मा पहनना चाहिए, ऐसे गुड लुक्स होना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, सब कुछ करके रखता है। उसके हिसाब से तुम रियल लाइफ में कंपेयर करता है नहीं करता है कि चलो ठीक है लुक्स का तो क्या ही है, सब्जेक्टिव मैटर है, ठीक है, ठीक है। वो तो क्या सबका आंख अलग अलग है, तो मेरे को तो पसंद ही है अपना वाला, ठीक है, थोड़ा कानिया होने से क्या दिक्कत है, ठीक है। समझ में आया क्या, सब्जेक्टिव है या नहीं है। तो रियल लाइफ को किससे कंपेयर करते हो, जो जो परफेक्ट रहता है आपका, राइट। तो उसमें भी इसमें भी अपन ऐसे किया कि अगर बाजार एकदम परफेक्ट होता तो उसका कंपटीशन को क्या बोलते हैं अपन, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। अब बात यह है कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या फीचर्स आता है वैसे मेनली, ठीक है। नंबर क्या है आपका, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सुनो एक बार के लिए हम फटाफट खाली ब्रीफ डाउन कर देता हूं, इसमें लिखता नहीं हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, बिकॉज आप लोगों को नहीं चाहिए, बाकी लोगों को चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं आपको क्या क्या था आपका, लार्ज नंबर ऑफ
अरे ये पहला पॉइंट तो बताने दो। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। इस बाजार में खूब सारे बायर्स होते हैं, खूब सारे। तो अगर खूब सारे बायर्स है, खूब सारे सेलर्स है, तो आप मुझे बताओ कोई एक पर्टिकुलर जो सेलर है, क्या वो डोमिनेट कर सकता है क्या बाजार को? नहीं कर पाएगा वो। मेरे पास मार्केट में खूब सारे बायर्स है, खूब सारे सेलर्स है, मतलब क्या मेरा जो भी मन करेगा वो मैं चला पाऊंगा क्या? ठीक है। जो मेरे को इंडस्ट्री प्राइस बोलेगा उसी को मुझे चलाना पड़ेगा। एग्जाम्पल याद है ना, मैंने मोमो का एग्जाम्पल दिया था आपको। ठीक है, मोमो बेचने वाला खूब जन है यहाँ पे, सोचो तो मुझे भी क्या कौन से रेट में मोमो बेचना पड़ेगा? जिस रेट पे बाजार में चल रहा है। मैं सोचूंगा कि मेरा मोमो जो स्पेशल है, मैं 100 रुपया पर पीस बेचूंगा, तो पॉसिबल होगा क्या? नहीं। ठीक है। और क्यों नहीं बेच पाएगा सर? क्योंकि सेकंड फीचर है वो, क्या है वो आपका? सर होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? सेम या फिर सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट्स, यानी कि जो मेरा मोमो हम बेच रहा है और जो दूसरा बाजार में मोमो बेच रहा है वो भी क्या है, बिल्कुल सेम है। तो मैं चाह के भी क्या, मुझे बताइए, बाजार से ज्यादा रुपया चार्ज कर सकता हूँ क्या? नहीं भाई, बाजार में 5 रुपए में मिल रहा है तो मैं कैसे 100 रुपया चार्ज करूंगा? तो सबसे पहला क्या है, सेलर के पास में डोमिनेटिंग पावर ही नहीं है। दूसरा क्या बोला मैंने, गुड्स भी क्या है, बिल्कुल सिमिलर नेचर का है, बराबर। थर्ड क्या है आपका? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि देखो बाजार में कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी बाहर ले आ सकता है। प्रॉपर लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ व्हाट? एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, बाजार में कोई भी आ सकता है, कोई भी बाजार से जा सकता है, मतलब कोई रुकावट नहीं। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, क्या हर कोई इंसान घुस सकता है उसमें? एयरलाइन इंडस्ट्री है, कोई हर कोई इंसान घुस सकता है कि उसमें? मतलब वहां पे बड़ा बड़ा क्या बनाया हुआ है, वॉल बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या है, जिसको आना है बाजार में आओ, जिसको मार्केट से जाना है बाजार से चले जाओ। इनका एग्जाम्स में आ रहा है, आपको याद है कि इसमें मैंने क्या पॉइंट लिखाया था? अगर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट रहेगा तो, अगर बाजार में फ्रीडम ऑफ एंट्री है तो, ठीक है वो तो देख के बता दिया तुमने। ठीक है, लॉन्ग रन में क्या होता है, फर्म्स क्या कमाता है? नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाता। अरे आधा घंटा बाद आता ना तुम लोग आराम से, चाय वाय पी के आराम से आता है ना। ठीक है, तो जिंदगी में कोई हड़बड़ी बोल के चीज नहीं है ना तुम्हारा। फ्यूचर में अभी नहीं बता रहा हूँ, स्किप कर देता हूँ, बिकॉज तुम लोग के सिलेबस वाला पार्ट में नहीं है। आज इस वाला लोग को समझ में आया क्या बताया था मैंने, क्योंकि पहले ही करवा दिया आप लोगों को मैंने ये वाला पार्ट को। ठीक है, फ्यूचर में फर्म क्या कमाता है? नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, क्योंकि बाजार में, सुन लो बस सुन लो, मन में से मत रखो कि सर क्या होगा पता नहीं क्या रहेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में क्या है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है। फ्रीडम ऑफ क्या है? एंट्री एंड एग्जिट है। तो किसी को भी बाजार से आना है, किसी को भी बाजार से जाना है, कोई टेंशन नहीं है। मेरे को लगता है कि कपड़ा वाला इंडस्ट्री में बहुत पैसा है और वहां पे फ्रीडम है, तो मैं आराम से घुस सकता हूँ। कंपटीशन क्या हो गया बाजार में, बढ़ गया, प्राइसेस क्या हो जाएगा। मेरे को लगता है यार इस धंधा में कोई फायदा नहीं है, अब मैं बाजार से निकल सकता हूँ इवेंचुअली, क्योंकि बाजार एक सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच जाएगा। इवेंचुअली एवरीवन विल अर्न व्हाट? नॉर्मल प्रॉफिट। कोई ऐसे अनशन प्रॉफिट भी नहीं कमाएगा, कोई ऐसे लॉस भी कमाएगा नहीं। जो लॉस कमा रहा है वो मार्केट से निकल जाएगा, और जो अनशन प्रॉफिट कमा रहा था, बिकॉज ऑफ द राइजिंग कंपटीशन, बाजार में वापस से क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। बात समझ में? तीन फीचर बताया मैंने, क्या क्या? नंबर वन क्या था, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। नंबर टू क्या है, होमोजेनियस गुड्स। नंबर थ्री क्या है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एक्सिट। ठीक है, इसके अलावा कुछ बचकान पॉइंट्स भी याद है ना? एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आपका लगता नहीं है इसमें, ये मैंने बोला ना परफेक्ट। तो ये तो थोड़ा सा मैंने बोला रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है स्टॉक मार्केट, मैंने बोला क्या? नहीं करता। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगता नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता। कस्टमर्स बिल्कुल क्या है आपका, रैशनल है, मतलब हर कस्टमर को सब कुछ पता है। ठीक है, ऐसा बाजार एग्जिस्ट करता है कि कभी रियल लाइफ में नहीं करेगा। ठीक है, आप मुझे बताइए परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है, क्योंकि सामान कैसा बेच रहे हैं आप, इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट के लिए बेच रहे हैं आप लोग? होमोजीनियस नेचर का बेच रहे हैं आप। ठीक है, क्योंकि आप कैसे बेच रहे हो, होमोजीनियस का बेच रहे हो, यानी कि इट इज व्हाट, सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट, मतलब सब तरफ से डायमेंशन शेप के हिसाब से क्या है, बिल्कुल सेम है। तो आप मुझे बताइए अगर ऐसा हुआ है कि सामान जो आप बेच रहे हो वो बिल्कुल सेम नेचर का है, एकदम सेम डिमेंशन का, सब कुछ सेम है, उसका प्राइस भी क्या होगा, सेम होगा या नहीं होगा? मेरा जो मैं मोमो बेच रहा था, ठीक है, और शांतनु अगर कोई मोमो बेच रहा है, दोनों का अगर शेप साइज सब कुछ क्या सेम है, तो जो दाम में मैं बेचूंगा उसी दाम में वो क्या करेगा, बेचेगा, यानी प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। प्राइस विल रिमेन व्हाट, कांस्टेंट। तो आप मुझे बताइए अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन में एक प्राइस लाइन बनाऊं, क्या बनाऊं, प्राइस लाइन, तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा? और अगर कांस्टेंट है तो क्या होता है, याद करो लेक्चर नंबर 1 प्रोडक्शन वाले में, हर इंपॉर्टेंट चीज किधर आता है, वाई में या एक्स में? वाई में। हर इंपॉर्टेंट चीज कहां पे आता है, और क्वालिटीज वाला चीज कहां पे आता है, एक्स में। याद करो ये वाला बात बताया था। प्राइस क्या बोला मैंने, क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो भाई कांस्टेंट सोचो, यहाँ पे लिख दिया मैंने, मोमो का दाम 5 रुपया। ठीक है, तो ये क्या रह गया, बिल्कुल, चाहे क्वांटिटी कुछ भी बेचो, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आया कि आप लोग क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे, मुझे बताइए। ठीक है, इज इट फाइन, मुझे बताइए। ठीक है, ये क्यों प्राइस कांस्टेंट है, बिकॉज गुड्स क्या है, होमोजेनियस।
और जिनका आरजेस वाला लोग, जिनका सेकंड वाला पार्ट आ रहा है, आपको याद होगा, बिकॉज पहले वाले केस में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। तो बायर कोई पोजीशन में आता नहीं है टू डोमिनेट द मार्केट, तो कौन सेट करता है मार्केट को? इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री कैसे प्राइस सेट करता है? डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व का जिस पॉइंट में इंटरसेक्शन होता है उस वाले पॉइंट में, ठीक है। आप लोग का सिलेबस में सिंपल एप्लीकेशन है या नहीं है? आप लोग का इसका किसका है? आरजिस का है, सरला बिरला का नहीं है। आरजिस का एग्जाम कब है? ठीक है। छुट्टी कब है तुम लोग के पास में? छुट्टी है तुम लोग के पास? 15 तारीख को मैं आप लोग को जो जो टॉपिक्स होगा वो करवा दूंगा, याद है, मुझे बता देना, आप लोग पहले मैसेज कर देना। और एक तो तालियां बजाइए इसके लिए। जिंदगी सो रहा होगा, आंख में पूरा नींद बात दिख रहा है हमको। ठीक है ना, कैसे करता है पता नहीं कैसे करता हम। आया तो है वो, बहुत बड़ा काम कर दिया। तो भैया तुम इसका वकील है? हाँ, सोल सिस्टर्स बोले, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया। यहाँ पे प्राइस क्या रहेगा आपका साहब? कौन सी रहेगा? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है? यहाँ पे चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। और सर आप मुझे बताइए, ये कौन सा कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट है? परफेक्ट में। क्या इन परफेक्ट कंपटीशन में, जब नॉर्मल रियल लाइफ में ऐसा जो बाजार होता है, क्या उसमें प्राइस कांस्टेंट रहता है क्या? क्या मैं जिस दाम में बेच रहा हूँ, क्या उसी दाम में आप भी बेचोगे क्या? नहीं बेचता है। और जैसे जैसे टाइम पास होता है, वैसे वैसे प्राइस क्या होता है कोई सामान का? इंक्रीज या डिक्रीज? सोचो तूने आईफोन 10 लिया, सील बॉक्स, 2016 में उसका दाम कितना था? किडनी, 90,000 रुपया। 2017 में क्या हुआ? कम हो गया। 18 में क्या? सील बॉक्स। अब 2022 में तुम क्या पूरा दाम में लेगा उससे? क्या हो रहा है? डिक्रीज, क्योंकि सामान का जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लग गया, क्वांटिटी अवेलेबिलिटी क्या हो गया? बढ़ गया। चीजें क्या हो गया? हल्का हल्का पुराना हो गया है। जिससे से क्वांटिटी ज्यादा बिकता है, वैसे से सामान क्या होता रहता है? कम होता है। सर कम सामान का दाम बढ़ भी तो सकता है कभी कभी, बट वो एक्सेप्शन केस। एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल 6 यूनिट तुमने बनाया, वो रोलेक्स क्या किया, पूरा पूरा वर्ल्ड में 100 ही घड़ी बनाया है। तो अब क्या करेगा? डिमांड सप्लाई वाला खेल है। इसमें क्या है? डिमांड बहुत हाई है, सप्लाई क्या है? कम है। जॉर्डन्स का डिमांड क्या हो गया? ज्यादा हो गया, बनता कम को यूनिट से, तो अल्टीमेटली प्राइसेस क्या हो गया? बढ़ गया। समझ में आ गया? तो वो एक्सेप्शन हो गया। क्या वो नॉर्मल सिचुएशन में क्रिएट होता है क्या? वो तो कुछ एक्सेप्शनल प्रोडक्ट्स के लिए अलग हो गया। अपन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? नॉर्मल सिचुएशन। नॉर्मल सिचुएशन में जैसे कोई सामान का क्वांटिटी बढ़ता है, वैसे वैसे प्राइसेस क्या होता है? कम होते रहता है। सही बात है बिल्कुल। यहाँ पे लॉजिकल बिल्कुल समझ में, आईफोन 10 वाला एग्जांपल समझ में आया आपको? यानी क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे? प्राइसेस, ठीक है, या प्राइस फॉल्स विथ इंक्रीज इन आउटपुट। क्या बोला मैंने? कौन सा? तुमको हर मार्केट के बारे में सब कुछ आइडिया है कि बाजार में क्या दाम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तुमको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। मतलब एग्जांपल दे रहा है, ठीक है। बट कोई भी मार्केट में रैशनल तो होता नहीं है, हर कस्टमर को क्या हर चीज पता है क्या? तुमको क्या पता तुम एक चीज में स्पेशलिस्ट होगा, तुमको पेंट का आइडिया सोचो, और तुमको काट का आइडिया नहीं होगा उतना। तो वो चीज है, हर मार्केट में हर कोई रैशनल भरोसा है क्या? तुमको सब्जी का हर दाम पता है कि क्या मिलता है बाजार में? है ना? समझ में आ गया आपको? तो मैंने क्या बोला? मैंने मेनली, ठीक है, अगर मैं रिकॉल करूं तो क्या बताया मैंने? रेवेन्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, परफेक्ट कंपटीशन एंड इनपरफेक्ट। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या रहता है भाई? कांस्टेंट। इधर क्या रहता है आपका? डिक्रीज होता रहता है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। क्या यहाँ तक बातें एस्टैब्लिश हो गया? ठीक है। तो मैंने अगर एक बार के लिए सम अप करूं, क्या क्या पढ़ा मैंने? टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। इस पूरे डिस्कशन दो पार्ट में डिवाइड किया, परफेक्ट एंड इनपरफेक्ट। मैंने परफेक्ट के कुछ फीचर्स बताए आपको, ठीक है। और मैंने ये भी बताया क्योंकि गुड्स सिमिलर नेचर के होते हैं, तो प्राइस क्या रहता है आपका? कांस्टेंट। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है वो लोग कि भाई प्राइस कांस्टेंट क्यों रहता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में? बिकॉज गुड्स आर ऑफ होमोजीनियस इन नेचर। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। बिकॉज यू नेवर नो क्या कर दिया आपको पता है क्या? आपको ना ऐसे यहाँ पे छोड़ दिया, रेवेन्यू बोल भी दिया, मार्केट दिया नहीं है, आपको यहाँ छोड़ दिया वो लोग कि अगर बाई चांस उन लोग का मूड बोलेगा ये तो रेवेन्यू का पार्ट था। परफेक्ट कॉम्पिटिशन आप देखना रेवेन्यू के अंदर भी लिखा हुआ है। तो मैं तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन पूछा, मैंने तो मार्केट पूछा ही नहीं। तो अगर ऐसा आपके साथ में कुछ खेल दिया वो लोग तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले आपके साथ में सेफ साइड बता दिया यहाँ पे। चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। और इन परफेक्ट में क्या होता है भाई? प्राइस क्या होता है? फॉल होते रहता। चलेगा यहाँ पे? पक्की बात। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ठीक है, आगे बढ़ जाओ। एवरीबडी क्लियर? सबका सही है यहाँ तक? आइए, मैं एक चार्ट बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तुमको आज ही ब्लर होना है।
ठीक है, सुनो, मैंने चार्ट बनाया यहाँ पे, मैंने लिखा यहाँ पे क्वांटिटी, क्या लिखा मैंने, क्वांटिटी लिखा मैंने यहाँ पे, मैंने लिखा प्राइस, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, प्राइस। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके हिसाब से पूरा चार्ट बनता है आगे जाके, ठीक है। क्वांटिटी, प्राइस, फिर ठीक है, एक चीज खाली दिमाग से निकल गया है, लिखना है इसमें, लिख दूं क्या ऊपर में, मैंने ऊपर क्या लिखा, परफेक्ट कंपटीशन, फिर क्या लिखा मैंने, इन परफेक्ट, और तीसरा होता है जनरल, जनरल रिलेशनशिप। क्या है जनरल रिलेशन, सिलेबस में नहीं है जनरल रिलेशनशिप, हम लिख के छोड़ देगा, बता देगा तुम लोग को, ठीक है। ये सब तो आएगा ही। अच्छा, मार्केट नहीं आ रहा है, ये मैंने रेवेन्यू वाला पार्ट ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को मैं, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना, ये मार्केट्स का पार्ट है। हाँ, तो मैम वो हम लोग को ऊपर का करवाया और फिर हम लोग को चार्ट्स करवाया जो ग्राफ्स है। ग्राफ्स करवाने के बाद ऐसे पता है गड़बड़ कर दिया बस। हाँ, तो वो हम और बड़बड़ कर लेते हैं बस, फिर मैं करवा देता हूँ अपने पार्ट से, ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से फिल्टर आउट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को चांस नहीं लेना फालतू का, ठीक है। प्राइस, फिर बता, एक बार ध्यान एकदम आपस में बात नहीं करना है, टोटल रेवेन्यू, फिर क्या है आपका, एवरेज रेवेन्यू निकाल दिया मैंने, और मैंने क्या निकाला आपका, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, मुझे बताइए यहाँ तक, ठीक है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मुझे बताइए प्राइस क्या रहता है साहब, कॉन्सेंट रहता है आपका, तो मैं प्राइस देता हूँ 5555, चलेगा, ठीक है। क्वांटिटी क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है। टोटल रेवेन्यू बताओ किससे निकालेगा अपन, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी करने से क्या मिलता है मेरे को, टोटल रेवेन्यू मिल जाता है, ठीक है। तो पी इंटू क्यू कितना होगा आपका, 5, फिर ठीक है। अब एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालेगा साहब आप, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू, तो क्या दिखा आपको सर, 5 डिवाइड बाय 1 कितना होता है, 5, 10 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 5, 15 डिवाइड बाय 3, 20 डिवाइड बाय 4, ठीक है। क्या नोटिस कर रहे हो, ठीक है, इस केस में एआर और प्राइस क्या हो गया, सेम। एमआर बताओ, एम, पहले वाला केस होगा 5, सेकंड वाला केस में क्या होगा, 10 माइनस 5 कितना होगा, फिर कितना होगा, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन आपका प्राइस तो सेम होता ही है, एआर भी सेम होता है, एमआर भी सेम होता, ऊपर वाला जो चार्ट बनाया था मैंने ऊपर में, जो प्राइस का खाली बनाया था ना मैंने यहाँ पे, क्या मैं उसको प्राइस स्लैश एआर लिख सकता हूँ, स्लैश, ठीक है। और जिन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लिया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मैंने डिग्रीज ऑफ इलास्टिक पढ़ाया था, याद है आप लोग को, उसमें से पहला क्या था आपका, परफेक्टली इलास्टिक कर्व, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो उसमें क्या था, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये डिमांड कर्व भी आपका हो जाएगा, ठीक है। जिसका इलास्टिसिटी हुआ है वो लोग के लिए ये वाला पार्ट, ठीक है, जिनको इलास्टिसिटी में डाउट है रुको, ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आ गया ये वाला पार्ट। तो दिस सेम कर्व, मतलब प्राइस कर्व, एआर कर्व, एमआर कर्व बिल्कुल क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। चलो इसको बना लो फटाफट आप लोग जिसका पेंडिंग है। हाँ बताओ मुस्कान, कोई डाउट है, बोलो। मार्जिनल कॉस्ट 5 में, हाँ समझ गया, ठीक है, देखते हैं अभी। 19 तो थोड़ा दिक्कत हुआ होगा मेरे हिसाब से, 19 में इशू होगा, वैसे फिगर वाला दिक्कत आ रहा है, कौन सा वाला, मुझे संदीप का क्वेश्चन दिया है, और ये सब जो और 10 हो सकते हो गया। बट हो गया या अभी भी डाउट है, ठीक है। ये हो गया, ये आपने बना लिया क्या, हो गया ये वाला पार्ट, आगे बढ़ सकता हूं मैं, ये हो गया इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जब प्राइस क्या रहेगा साहब, कांस्टेंट रहेगा। इन द केस ऑफ इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है आपका, प्राइस क्या होता रहता है, फ्लक्चुएट बोलेगा, फॉल होता रहता है विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो एक बार के लिए यहाँ पे फटाफट बना लेते हैं टेबल, यहाँ पे भी प्राइस, पीआर, एआर एंड एमआर, क्वांटिटी, प्राइस, पीआर, एआर और एमआर, ठीक है। क्वांटिटी कितना कितना होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। प्राइस कितना माने अपन, 5 4 3 2 1 कर दे, ये प्राइस क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो 5 4 3 2 1 कर दिया मैंने प्राइस को, ठीक है। तो कितना कितना टोटल रेवेन्यू है, कैसे निकालता अपन टोटल रेवेन्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी,
तो 5, फिर 4 इंटू 2 8, 9, 8 और ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? प्राइस इंटू क्वांटिटी किया, ठीक है, टोटल रेवेन्यू के लिए कैसे निकालते हैं? टी आर डिवाइडेड बाई क्यू। टोटल रेवेन्यू कितना है भाई? 5 से डिवाइड बाई 1 कितना होगा? 5। 8 डिवाइड बाई 2 4। सर मतलब क्या कंक्लूड कर रहे हो आप? सर हमेशा प्राइस क्या होता है? इज इक्वल टू व्हाट? ए आर। हर केस में, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे वो इनपरफेक्ट कंपटीशन हो, प्राइस और एआर हमेशा क्या होगा? सेम। लॉजिक भी बताऊंगा, लॉजिक भी बताऊंगा आराम से। टेबल से समझ में आ गया आप लोग को? और एमआर निकालो तो भाई, एमआर निकालो तो भाई कितना होगा? 5 होगा, पहले केस में 5 हो गया। फिर 8 माइनस 5 कितना होगा? 3। 9 माइनस 8 कितना हो गया? 1। फिर -1, फिर ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बात आप लोगों को? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? ठीक है, यहाँ तक बना लिया आपने? ठीक है, उसके बाद मुझे बताइएगा, एक एक्सप्लेनेशन दे दो यहाँ पे फटाफट। सबने बना लिया? क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए होगा आप लोगों का, इसलिए बोल रहा हूँ। सबने बना लिया? आगे बढ़ सकता हूँ मैं? पक्का? देखो, पहले मुझे बताइए, एवरेज रेवेन्यू हम लोग निकालते कैसे हैं? टी आर बाई क्यू। टी आर कैसे निकालते हैं? ठीक है, मैंने टेबल से भी प्रूव कर दिया और मैथमेटिकली भी आपका प्रूव हो गया कि आपका एआर और प्राइस हमेशा क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, यहाँ तक चलेगा? ठीक है, क्या आप लोग सब कुछ बांध के रख पा रहे हो नहीं रख पा रहे हो? मुझे बताइए यहाँ तक कि मैंने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, फिर से टेबल बनाया मैंने, जहाँ पे एक तरफ मैंने प्राइस को कांस्टेंट रखा है, दूसरी तरफ मैंने गरिमा क्या कर दिया? प्राइस को फॉल कराया, बिकॉज इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस क्या होता है? फॉल होता है। कोई दिक्कत? कूल है यहाँ तक? नाउ हैव एवरीबॉडी रिटन इट? आइए टेबल नंबर 1 में आइए। टेबल नंबर 1 में फोकस, खाली टेबल नंबर 1 का फोकस करिए। सर मैंने प्राइस एआर और एमआर तो ऑलरेडी बना लिया है, क्योंकि वो हमेशा क्या रहेगा? सेम या फिर कांस्टेंट पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। यहाँ पे कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है? सर साथ में मेरा कौन सा कर्व नहीं बना यहाँ पे? टीआर कर्व। टीआर कर्व में देखो तो क्या हो रहा है? सर पहले 5 था, फिर 10 था, फिर 15 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर कितना होता? 25, 30, 35, 40 ऐसे होता, मतलब कांस्टेंट रूप से बढ़ रहा है। तो जो लोग मैथमेटिक्स में थोड़ा सा पढ़ा है, चार्ट्स वाला पार्ट, उसमें क्या होता है? जब भी ऐसे कांस्टेंट रूप से बढ़ता है तो एकदम स्ट्रेट लाइन से जाएगा 45 डिग्री एंगल में। कैसे जाएगा? 45 डिग्री। जब भी गैप इक्विडिस्टेंट होता है ना, तो कैसा चार्ट बनता है आपका? 45 डिग्री एंगल में बनता है। आप लोग मैथमेटिक्स वाला पार्ट में किया हुआ ये वाला होगा। ठीक है, तो मैं बना लूं यहाँ पे टीआर कर्व। ठीक है, टीआर कर्व बना लूं यहाँ पे, चलेगा? तो टीआर कर्व कैसे बनेगा साहब? मैंने बनाया यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस। मुझे बताया टीआर कहाँ पे आएगा? टीआर कहाँ लिखो, एक्स में या वाई में? सर टीआर फोकस पॉइंट है या नहीं है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है या नहीं है? इंपॉर्टेंट कहाँ लिखते हैं हम लोग? वाई में। ठीक है, तो कहाँ लिखेंगे? और यहाँ क्या लिखेंगे? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट लिख देंगे। ठीक है, आउटपुट हो गया, यूनिट्स हो गया, जो भी आप लिखो यहाँ पे। ठीक है, यूनिट सोल्ड हो गया, जो भी लिखना लिख लो। ठीक है, एंड क्योंकि कांस्टेंट रूप से बढ़ता है बड़ीशा, तो कैसे बढ़ेगा आपका ये? अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री एंगल का बन जाएगा ये। समझ में आएगा? दिस इज द व्हाट? टीआर का। बोलो बोलो, कोई डाउट है? पक्का समझ में आ गया? तो यू हैव मेड द टीआर कर्व, यू हैव मेड द एआर कर्व, यू हैव मेड द एमआर कर्व, आपने प्राइस कर्व भी बना दिया है। ठीक है, क्या आपके परफेक्ट कंपटीशन की सारे कर्व्स क्लियर हो गई? ठीक है, इतना ही है परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है सर, एग्जाम में सवाल कैसे कैसे पूछेगा? आपको टीआर और एमआर एआर कर्व बनाने बोल देगा या प्राइस कर्व बनाने बोल देगा। ठीक है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन, या तो ऐसे बोल सकता है, या फिर क्या बोलेगा पता है क्या? एक्सप्लेन द एमआर कर्व एआर कर्व, ये सब व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट। व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट, तो प्राइस कांस्टेंट होता कब है? इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। मतलब आपको सवाल किस चीज का पूछ रहा है? परफेक्ट कंपटीशन का। समझ में आया आपको? यही 2-3 टाइप से सवाल पूछता है आपको, और कोई सवाल नहीं है सच। ठीक है, चलेगा? डोंट फॉरगेट टू मेक द टेबल एंड ऑल। ठीक है, चार्ट समझ में आ गया आप लोग को? क्लियर है बिल्कुल? एक्स एक्सिस वाई लिखना भूलना मत भूलना आप लोग, फालतू का आधा मार्क काट देगा आप लोग का अननेसेसरीली। मान लिया बात से? वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ यहाँ तक? कोई है जो बना रहा है अभी भी? ठीक है, नेक्स्ट आप बताइए, इस कर्व को ध्यान से दीजिए। चलो पहले का किया हुआ है, बोलो को इजी हो जाएगा ये वाला पार्ट। प्राइस तो क्या हो रहा है? कंस्टेंटली फॉलो हो रहा है। ठीक है, और प्राइस और एआर कर्व क्या होता है? इक्वल होता है। टीआर कर्व को देखे किसी किसी का याद आ रहा है क्या आपको? टीआर कर्व को देख के, टीआर कर्व को पहले एनालाइज करते हैं। ठीक है, टीपी तो एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे अपन, बट हाँ
एग्जैक्टली ठीक है। टीआर देखो तो पहले क्या हो रहा है सर, 5 से कितना हुआ 8 हुआ तो बढ़ा, फिर कितना हुआ 9 हुआ, फिर वापस से क्या हो गया 8 से क्या हो गया 5 हो गया, यानी कि पहले बढ़ रहा है 9 में हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचा फिर फॉल हो गया। ठीक है, जिनका पढ़ा हुआ है टीआर कर्व इज एग्जैक्टली सिमिलर, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू टीयू कर्व। ठीक है, टीयू कर्व में अगर आपको याद होगा तो एमयू आपने पढ़ा था, एमयू मार्जिनल यूटिलिटी, एक लॉ था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, पिज्जा वाला एग्जांपल। ठीक है, जैसे जैसे आप कोई सामान को कंज्यूम करते हो वैसे वैसे आपका सेटिस्फैक्शन जो है वो क्या होता रहता है, कम होते रहता है। देखो आप एक बार के लिए देखो, इसलिए एमयू कर्व क्या होता था, कंटिन्यूअसली फॉल होते रहता था, इट कैन बिकम जीरो और नेगेटिव। एमआर कर्व को देखो, देख रहे हैं आप लोग, एमआर में भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है, जीरो और नेगेटिव हो रहा है। और आप मुझे बताइए, क्या मैंने आपको फर्स्ट क्लास में जब मैंने प्रोडक्शन पढ़ाया था तो टोटल्स और मार्जिनल के बीच में रिश्ता पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था रिश्ता? अगर एम बढ़ रहा होगा तो टी भी दम दबा के बढ़ रहा होगा, एम फॉल हो रहा है बट पॉजिटिव है तो टी बढ़ेगा बट आराम आराम से, लाहे लाहे से, डिमिनिशिंग रेट में, याद है ना, इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, याद है सबको प्रॉपर्ली? ठीक है, प्रोडक्शन वाला पार्ट याद है ना प्रॉपर्ली ऐसे सबको? ठीक है, व्हेन द एम आर एम इज फॉलिंग बट इज पॉजिटिव तो टी इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, व्हेन एम इज आल्सो इंक्रीजिंग टी इंक्रीजेज एट अ इंक्रीजिंग रेट। अगर m जीरो है, t अपना हाईएस्ट पॉइंट, और अगर m नेगेटिव है तो t क्या होगा, फॉल हो जाएगा। तो वही सेम चीज हुआ है, रूल तो वही एप्लीकेबल है आपका यहाँ पे भी, आपको बस ध्यान देना है। ठीक है, जिसका टीयू एमयू स्ट्रॉन्ग है वो लोग के लिए वैसे इजी हो गया कि ये वाला कौन सा कर्व हो गया सिमिलर टू एमयू को। ठीक है सर, इसमें भी क्या हो रहा है, एमआर कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है भाई, फॉल हो रहा है। ठीक है, इट इज बिकमिंग जीरो और नेगेटिव। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, बट आप एआर देखो तो एआर भी फॉल हो रहा है, बट क्या वो जीरो और नेगेटिव होगा? सर एआर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? द आंसर इज व्हाट, नहीं सर, एआर नेगेटिव कब हुआ पता है को, मैंने आपको पढ़ा भी दिया और मैं बदले में आपको फीस दे रहा हूँ कि थैंक यू आप मुझसे पढ़ने आ रहे हो। ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल होता है क्या नॉर्मली? द आंसर इज नहीं, तो इसलिए एआर नेगेटिव हो सकता नहीं। चलेगा, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? अब मुझे कौन से कर्व बनाने हैं सर, मुझे टीआर कर्व बनाना है, मुझे एआर कर्व बनाना है और मुझे एमआर कर्व बनाना है, तब मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि मैंने एआर बना दिया तो वो सिमिलरली क्या हो जाएगा, प्राइस कर्व भी बन जाएगा आपका, क्योंकि प्राइस और एआर हमेशा क्या होता है आपका सेम। मुझे बताइए, यहाँ तक चीजें एस्टैब्लिश हो गई, आप मुझे हेल्प करोगे बनाने में? ठीक है, आइए। ठीक है, सबसे पहले ठीक है मैं बनाऊंगा एमआर कर्व। ठीक है, एमआर कर्व एआर कर्व बनाऊंगा, क्योंकि जब एमआर जीरो होगा टीआर कहाँ होगा, हाईएस्ट पॉइंट में। तो मेरे को पहले कौन सा पॉइंट चाहिए, 0 पॉइंट चाहिए, ताकि मेरे को टीआर पता चल जाए कि कहाँ पे उसका हाईएस्ट पॉइंट रखना है। तो ये तो स्मार्टली बनाना है आपको सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले मैं कौन सा कर्व बनाऊंगा आपके लिए, एमआर कर्व बनाऊंगा, एमआर और एआर साथ में बना लूं। कौन सा शार्प रहता है, कौन सा आराम आराम से रहता है रे? एमआर शार्प रहता है और एआर आराम आराम से चलता है। ठीक है, तो मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एआर, एमआर, प्राइस कर्व बना देता हूँ यहाँ पे क्या बनाओ, यूनिट्स। ठीक है, ये कौन सा कर्व है रे, कौन सा नेगेटिव हो सकता है, एमआर कर्व। और कौन सा एआर, क्या तो आराम आराम से, क्या ये जीरो नेगेटिव होता है क्या? बताओ दिक्कत। कंटिन्यूअसली एमआर का वैल्यू जो हो रहा है, एमआर का समझ गए ना आप लोग, हर एक यूनिट बेचने की वजह से आपका जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है पहले से क्या होगा, कमी होगा, नेचुरल सा बात है, क्योंकि हर कंटिन्यूअसली प्राइसेस क्या हो रहा है, हर यूनिट के समय प्राइसेस क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो आपका पर रेवेन्यू जो है यूनिट का वो क्या होता रहेगा, कमी होता रहेगा आपका। इसलिए एमआर कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, जीरो और नेगेटिव भी हो सकता है। जीरो नेगेटिव का ये मतलब नहीं आप पैसे कमा नहीं रहे हो, तो ये मतलब है पहले कंपैरिजन में आज आप कम कमा रहे हो। एग्जाम्पल, मैं पहले 10,000 रुपए का फीस ले रहा था, नेक्स्ट ईयर 9,000 रुपए का फीस ले रहा हूँ, मतलब क्या होगा, कमा तो रही हूँ, बट क्या हो रहा है सर, पहले के कंपैरिजन में कितना कमा रहा हूँ, कम 1,000 रुपए। तो मेरा आंसर क्या होगा, एमआर का -1,000। समझ में ना, ये कंफ्यूजन होता है कि माइनस एमआर का मतलब हो गया लॉस हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा भाई, आप पहले कंपैरिजन में क्या कर रहे हो, कम कमा रहे हो। जब आपने एक साल पहले पढ़ाया था तो इतना था, सेकंड ईयर में पढ़ाया तो इतना आपका एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। वही अगर 10 का 12 हो गया तो क्या होगा, पॉजिटिव 2,000 रुपीज। वही 10 का 9 हो गया तो -1,000। 10 का 10 रहा तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, यानी कि सिर्फ। समझ में आ गया, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक, पक्की बात? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना यहाँ पे? चलो, ये वाला पार्ट समझ में आ गया। जिस पॉइंट में एमआर जीरो होगा उस पॉइंट में टी क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट में रहेगा। ठीक है, शांतनु क्लियर है? आओ चलो इसको बना लेते हैं ऊपर वाला पार्ट को। ये वही है ना जो एमआरआई जब मीट कर जाता है उसके बाद वाला क्वेश्चन है। कौन सा साहब?
इसको मैं AR/P लिख दूं, हाँ क्योंकि AR और P हमेशा क्या होता है, सेम होता है। गाथा जी क्लियर है बिल्कुल, गाथा जी को ठीक है, समझ में आ गया गातू, सॉरी, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे। अब जिस पॉइंट में ये 0 होगा उस पॉइंट में क्या होता है भाई, हाईएस्ट पॉइंट। तो पहले ही मुझे जब पता है यहाँ पे हाईएस्ट होगा, तो मैं क्यों ना यहाँ पे डॉटेड लाइंस बना के एक पेंसिल लेकर मैंने स्केल से, ठीक है, जो गरीब है हाथ से बना लो मेरी तरह, ठीक है, वो क्या करेगा, डॉटेड लाइंस यहाँ पे बना देगा और हाईएस्ट पॉइंट को मार्क यहाँ पे कर देगा, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, हाँ से सेम में मतलब बना सकता है, बट चीज इजी कर लो ना, क्या दिक्कत है तुमको, फालतू को तुम हाईएस्ट पॉइंट बनाएगा उसको और ऊपर करेगा, चार्ट को और बड़ा करेगा, क्या फायदा, ऐसे बना लो ना, आराम आराम से बन जाता है फटाफट, ठीक है। इसमें क्या बनाएगा अपन, टोटल रेवेन्यू, यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट्स सोल्ड, ठीक है। सर टीआर जो है ना, टीआर आपको पता नहीं है, टीआर कैसे इंक्रीज होता है, इनिशियली एट अ डिमिनिशिंग रेट, देन एट अ देन हाईएस्ट पॉइंट, मैं झुक के बना रहा हूँ ना, देख रहा है, मैं झुक के बना रहा हूँ ना, या नहीं बना रहा हूँ, मुझे बताइए। अगर इंक्रीजिंग रेट पे तो कैसे होता, ऐसे होता, बराबर, बट ये कैसे बढ़ रहा है, एट अ डिक्रीजिंग रेट, तो मैं कैसे कर रहा हूँ सर, ऐसे, समझ में आ गया आप लोगों को, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, बताइए ये कौन सा रेट हो गया आपका, ईयर का, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक या नहीं है, मुझे बताइए, थोड़ा सा गड़बड़ है, हाँ भाई, हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचा, फिर क्या होगा, और हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया टीआर का, ठीक है, चलेगा, पहले बना लीजिए आप लोग, जितना हो सके बिना देखे बनाइएगा, ताकि आप लोग याद हो जाए ये वाला पार्ट, ठीक है, चलिए बना लीजिए, हाँ जी, क्योंकि एम जो है कभी भी बढ़ नहीं रहा, देखो एम बढ़ता है तब टी बढ़ता है, एम गिर रहा है बट पॉजिटिव है, इसलिए टी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये हो गया केस नंबर 2 इन द केस ऑफ इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन, हाँ, फेज 2 हो गया, सही बोला तुमने, प्रोडक्शन वाला चैप्टर में फेज 2 हो गया। तुम जो शुरू में मिस किया, तुम लोग दिक्कत हो रहा है कि अभी समझ में आ रहा कुछ नहीं आ रहा कॉम्पिटिशन इम्पोर्टेंट रेवेन्यू वाला पार्ट है, रेवेन्यू में ये वाला पार्ट जो दे दिया मैंने वो तो आएगा ही, ग्राफ्स तुमने जो बोला वो तो मैंने करवा दिया, तो वो करवाया है हाँ, ये काम करता फिर वो करेंगे ठीक ठीक है टीचर लो एक बार प्राप्त करेंगे तो ये साल अरे कविता है भैया अगर हम लोग को मेंशन किया हुआ नहीं परफेक्ट है इम्परफेक्ट तो हम लोग कौन सा वाला चार्ट बनाते हैं इम्परफेक्ट का बनाते हैं स्पेसिफिकली बोलेगा, हम लोग को पढ़ाया ही नहीं करता है मार्केट्स वाला ये है ही नहीं टॉपिक, ये मार्केट का टॉपिक ही नहीं है, कविता और एग्जाम में स्पेसिफिकली बोलेगा द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये वाला कब बनाना, पहले वाला, और बोलेगा प्राइस फॉल्स विद द लेवल ऑफ आउटपुट, अगर ऐसे बोलेगा तो कौन सा क्वेश्चन हो गया, इनपरफेक्ट। याद आया तुमको कि तुम भी फीस दिया है पूरा, वेरी गुड। ये दो ऐसे करके करवाया कि उसमें प्राइस कांस्टेंट जनरल रिलेशनशिप नहीं करवाया मतलब तुम लोग को इसके बाद, करवाया था एमआर है ना और फिर हम लोग परफेक्ट के नाम से हम लोग को इवन प्राइस प्राइस कांस्टेंट और प्राइस फॉल में दोनों ही करवा दिया आप लोग को, ठीक है। हिमानी क्लियर हो गया या फोन यूज कर रहा है तुम्हारा, हो गया, आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो रेवेन्यू वाला पार्ट में इतना ही है, अगर इन केस जनरल रिलेशनशिप है तो मेरे को बता देना आप लोग, ठीक है, चलेगा, जनरल रिलेशनशिप जिसका आ रहा है हमको बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है, उसको मैं कवर करवा दूंगा अलग से आप लोग का, कौन सा, उसमें एआर कर्व और एमआर कर्व भी रहता है आपका, बट उसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस वाला पार्ट आ जाता है, कोरिलेशन आज करा रहे पहले जो करा रहा है, बस आज के जो आज करा रहे करा ले पहले, फिर कल का डिस्कशन कर लेंगे, है ना, बहुत टाइम है अपने पास में। ये वाला पार्ट हो गया क्या, चलेगा, ऊपर से मेरा नाक का हालत देखकर तुम लोग समझ में आ ही रहा, लाल हो गया शायद तक, और क्या सुबह हाँ, इसलिए तो फटाफट कराने की कोशिश कर रहा है भाई। टीआर क्लियर है, रेवेन्यू इज डन, अगर जनरल रिलेशनशिप बच गया तो मेरे को बता देना, ठीक है। रेवेन्यू में अपने क्या क्या चीज पढ़ा, सर आपको क्वेश्चन और देखना पड़ेगा, ठीक है ना, और सारा क्वेश्चन सब लोग सक जाओगे, मैं बता रहा हूँ, खाली एक बार क्वेश्चन को देख लेना, आज संदीप पर खोल के रेवेन्यू का क्वेश्चन देख लेना, प्रोडक्शन का क्वेश्चन देख लेना, तो पूरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा आप लोग का, ठीक है। और आप लोग को टेस्ट रखने बोला है 11 तारीख को, 80 मार्क का टेस्ट सब दे देना, आपके हिसाब से दे देना आप लोग, जैसे एग्जाम्पल सरला बिरला का एग्जाम्पल आ रहा है कि तुम्हारा
सप्लाई आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, सब आ रहा है, तो उसके बाद पेपर बन जाएगा आपका। आप मुझे चैप्टर स्पेसिफिकली बता दोगे खाली कि कौन सा चैप्टर से आ रहा है। मैं हमको 11 बोला इसलिए हम 11 रख दिया, जिसको 12 देना 12 दे दो, जिसको जहां सब देना दे दो, पेपर रेडी हो जाएगा 11 तारीख को, ठीक है। 11 को शाम को, 11 को शाम को होगा, लेट से ले लो, ठीक है। जब आपका मन है, आरजीएस का पेपर हम अलग से बनाएगा, वैसे भी तुम सिलेबस भेज देना हमको, आरजीएस का पेपर हम बनाएगा, वो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होगा तुम लोग के लिए, ठीक है। भेदभाव का बात नहीं, हम जानता है मैम को, हम मैम को जानता है, अरे हम जानता है क्योंकि हम उनका स्टूडेंट रहा है। हाँ ये हो गया। 6 मार्क का रिलेशनशिप ही पूछेगा, फिर रिलेशनशिप पूछेगा, या तो दोबारा मिसिंग फिगर है ना, आवाज मत करो, सुन लो। रेवेन्यू में या तो रिलेशनशिप वाला पार्ट पूछेगा, या तो मिसिंग फिगर का क्वेश्चन होगा, मिसिंग फिगर, वो भी 6 मार्क के लिए तो बनता नहीं है, टीआर एआर एमआर का मिसिंग फिगर्स निकालना बनता तो है नहीं है, तो 3+3 देगा तुमको। अच्छा ऐसे समझ में आ रहा है फिर तो क्वेश्चन, they'll ask you the relationship between AR and MR in the case of number A when the price remains constant, number B when the price falls, यही क्वेश्चन है, लिख लो, लिख लो, यही क्वेश्चन है, समझ में ही आ रहा है। कांस्टेंट मतलब परफेक्ट कंपटीशन, और प्राइस फॉल्स मतलब इनपरफेक्ट कंपटीशन। प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देना, टीआर इंक्रीजेस, टीआर में इसमें क्या होता है, इनिशियली इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड फॉल्स, ये सब अच्छे से लिखना प्लीज, फुल मार्क्स वाला क्वेश्चन है ये वाला पार्ट, ठीक है। ऐसे मत कि चार्ट बना के छोड़ दिया आपने, एक्सप्लेन करिएगा प्रॉपर्ली, ठीक है। एमआर फॉल्स बिकम 0 एंड नेगेटिव, एआर फॉल्स बट डजंट बिकम 0 और नेगेटिव वाला पार्ट, तो यही आएगा आपका 6 मार्क के लिए, फिर तो यही बन रहा है आपका, ठीक है, चलेगा। कोई बात नहीं। पहला वाला केस में, दूसरा वाला केस में ये अलग है, ये वाला बनाना है आपको, ठीक है। ये 3-3 मार्क का बन सकता है आपका, क्लियर, डन, आगे बढ़ सकता हूँ, चलो। टॉलरेंस लेवल के थ्रू चेक करता है, चुप रहो थोड़ी देर, जो पढ़ाई कर रहा है वो करो। डन, सप्लाई डन, सॉरी रेवेन्यू डन, ठीक है। अब अपन कर लेते हैं, हाँ साहब इतना ही है। जनरल रिलेशनशिप एक टॉपिक है जिसमें अपना, मैं दिखा देता हूँ एक बार को, देखो एक बार देखो, एक बार रेवेन्यू चैप्टर एक बार देख लो आप लोग फटाफट। रेवेन्यू का मीनिंग पढ़ लिया, टोटल रेवेन्यू निकालना आता है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना आता है, रिलेशनशिप वाला पार्ट, व्हेन द प्राइस रिमेंस, व्हेन द प्राइस फॉल्स, ये कौन सा हो गया परफेक्ट कंपटीशन, ये कौन सा हो गया इनपरफेक्ट। इसमें क्या रहता है, प्राइस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो आपने पढ़ लिया ऑलरेडी, जब प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो प्राइस इज इक्वल टू एआर इक्वल टू, ठीक है। और इस केस में दोनों चार्ट एक साथ बना दिया, आप लोग अलग अलग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टीआर को अलग बना लीजिएगा, एमआर और एआर को अलग बना लीजिएगा, अदरवाइज फालतू कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो, अगर किसी को जैसे मैंने बनवाया तो वैसे बना लेना आप लोग। फिर एमआर और एआर इन द केस व्हेन द प्राइस फॉल्स, ठीक है, तो ये वाला बना लिया आपने। उसके बाद ये वाला पार्ट जनरल रिलेशनशिप, इसमें ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को कंसीडर करते हुए ये वाला चार्ट बना, याद करो। एपीएमपी याद है आप लोगों को, एपीएमपी, एपीएमपी याद है आप लोगों को, वही कर्व, सेम कर्व, ठीक है, सेम कर्व, याद है ना। प्रोडक्शन और रेवेन्यू का रिश्ता कैसा है, सेम है, और कॉस्ट और रेवेन्यू कैसा है, उल्टा है। तो कॉस्ट कर्व याद है, ऐसे करके था कॉस्ट कर्व, तो ये वाला कर्व ऐसे बन गया आपका, ठीक है, चलेगा। ये एग्जाम में आया तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो चलेगा बिल्कुल। ये वाला पार्ट आता है आपको, टीआर और एमआर व्हेन द प्राइस फॉल्स, ये अपन ने ऑलरेडी कर लिया है। जब ये 0 होगा तो ये कौन सा पॉइंट में होगा आपका, हाईएस्ट पॉइंट में, तो मेरे साथ तो कोई भी दिक्कत आपको होने वाला यहाँ पे नहीं है। ये वाला पार्ट भी अपन ने कर लिया। अच्छा आप लोग का वो सब तो नहीं आ रहा ना, कंपटीशन वाला पार्ट, तो मोनोपोली वाला पार्ट तो पूछेगा नहीं आप लोग, ये वाला पार्ट तुम लोग को पूछेगा। ब्रेक इवन पॉइंट, चलो कर लो, चलो अच्छा है कर लो, हाँ हाँ भाई कर लो भाई, कोई बात नहीं। ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है, जब प्रॉफिट और रेवेन्यू क्या होता है, दैट मींस द पॉइंट व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट। और शटडाउन पॉइंट कौन सा होता है, सब ब्रेक इवन पॉइंट तो पता ही है ना, जिस बिजनेस में जितना खर्चा लगा उतना ही में रेवेन्यू कमा रहा हो तो वो क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट। और शटडाउन पॉइंट क्या होता है भाई, नहीं शटडाउन मतलब कि मैं कब फर्म को बंद कर दूं। कोविड के वक्त में आपका खर्चा लग रहा था, फिक्स्ड कॉस्ट भी लग रहा था आपका बराबर, तो भी आपने बिजनेस बंद किया, नहीं किया। आप कब बंद करते हो, आप बिजनेस बंद कब करोगे, लॉस नहीं, लॉस तो वैसे भी हो सकता है, कब हो करोगे आप, जब आपका फर्म जो है ना वो वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहा है, समझ ना। फिक्स्ड कॉस्ट चलो मेरे हाथ में नहीं है, शुरू शुरू में क्या पता मैं फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा भी दूं, ठीक है, बट वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या होता है, जैसे लोग आ रहा है आउटपुट के हिसाब से कॉस्ट है, तो वो भी अगर मैं कवर नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे बिजनेस चलाना चाहिए क्या, नहीं चलाना चाहिए। बात समझ में आया आपको, चलेगा बिल्कुल या नहीं है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक,
पक्की बात, बिजनेस अच्छा स्टेज में जाके वापस से जब टोटल वो अलग हो, कंफ्यूज मत कर अपने आप को। ये वाला पार्ट समझ में आएगा, शट डाउन कब करना है, ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको। जब आप वेरिएबल कॉस्ट को कवर नहीं कर पाओगे, व्हेन यू आर नॉट एबल टू कवर द वेरिएबल कॉस्ट, कवर कर पाता था ये रही देखो, कवर ओनली, ठीक है। जब आप वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आपको बिजनेस को क्या कर देना चाहिए, शट डाउन। मतलब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, शट डाउन पॉइंट क्या लिखा हुआ है, शट डाउन पॉइंट किस पॉइंट में आपको बंद कर देना चाहिए। तो जिस पॉइंट में केवल आप बेरली वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहे हो, वो तुम्हारा अलर्ट पॉइंट हो गया। और अगर वो भी कवर नहीं कर पाते तो उसके बाद से क्या होगा, तुम्हारा बंद को कर देना चाहिए, फर्म को बंद। समझ में है? तो ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है, जब रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। और शट डाउन क्या होता है, जब आप वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर कर रहा नहीं। ठीक है, थोड़ा फास्ट बताते चलेगा ना ये वाला पार्ट को, वैसे तो आराम आराम से बताता है, अभी फटाफट करना है इसलिए बता दिया, ठीक है। खाना फ्लोर प्राइस वो आते हैं सिंपल एप्लीकेशन वाला पार्ट में, वो आ रहा है तुम लोग का, नहीं आ रहा सिंपल सिंपल एप्लीकेशन चैप्टर में है वो, फ्लोर प्राइस, फ्लोर और प्राइस वाला पार्ट, ठीक है चलेगा। खाना का से बात नहीं शराब नहीं स्कूल शिफ्ट कर देता और फिर शटर लिखो, जब व्हेन द फर्म इज नॉट एबल टू कवर द वेरिएबल कॉस्ट, सप्लाई पे लेकर आ जाता है, सप्लाई फिर तो नहीं होगा, पता नहीं, लेकर जाना पड़ेगा तुम लोग को तो। डन, आगे बढ़ जाओ। आओ भाई, आप लोग पता नहीं क्यों सप्लाई से इतना डरते हो, सप्लाई सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है। ठीक है, जिसने डिमांड चैप्टर पढ़ा है, अगर डिमांड, तो जो नोट्स अपना बनाया हुआ है वो एग्जैक्ट इसी फ्लो में जैसे डिमांड है आपका, एग्जैक्ट उसी फ्लोट में, मतलब जिसके लिए डिमांड हुआ है उसके लिए सप्लाई इजी हो जाएगा, जिसको सप्लाई हो जाए उसके लिए डिमांड एकदम आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एकदम सेम फ्लोट में बनाया, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि दो अलग चैप्टर्स पढ़ रहे हो, बस दोनों में जो डिफरेंस है माइन्यूट माइन्यूट उसको अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल चैप्टर, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, ठीक है। सप्लाई का मतलब क्या होता है साहब, ठीक है, कि अपने को अगर कोई विलिंगनेस है सप्लाई करने के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर प्राइस में अवेलेबल है और किस क्वांटिटी में आप बेचा जाते हो और उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में अवेलेबल है या नहीं। अगर मैं एक बार के लिए डिमांड डेफिनेशन याद कर रहा हूं, डेफिनेशन डिमांड का डेफिनेशन तो याद है आपका, मेरा सामान खरीदने का क्या इच्छा है, विलिंगनेस टू बाय, ठीक है, अवेलेबल है या नहीं है, किस प्राइस में है और कितना क्वांटिटी आप खरीदने का सोच रहे हो, ठीक है। तो मैं कोई भी सामान को, देखिएगा, पता नहीं कहां से आ गया, हाँ, कोई भी सामान को मैं डिमांड कब करता हूं मुझे बताइएगा, कोई भी सामान को मैं डिमांड कब करता हूं, एक बार को, सबसे पहले कोई भी सामान को खरीदने से पहले मेरे को वो सामान पसंद आना चाहिए, है ना, तो वो होता है विलिंगनेस टू, ठीक है, मेरे को सबसे पहले उसको खरीदने का मन होना चाहिए ना। एक बार मेरा खरीदने का मन हो गया कि चलो मेरे को लगता है कि ये मेरे को यूटिलिटी या फिर सेटिस्फैक्शन देगा, तो मेरा खरीदने का इच्छा बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट इसमें क्या देखूंगा, कितना क्वांटिटी में खरीदोगे आप, ठीक है, और कितना क्वांटिटी के बाद क्या देखोगे, सर कितना प्राइस चल रहा है, और फाइनली वो अवेलेबल है या नहीं। मैंने ब्लैकबेरी वाला एग्जांपल दिया था इसमें कि ब्लैकबेरी का फोन है, मेरे को पसंद भी बहुत है, मेरे को क्वांटिटी में भी खरीदना है, मेरा प्राइस भी मेरे पास अवेलेबल है, बट अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं खरीद ही नहीं पाऊँ। तो ये चारों कंडीशन को अगर मैं सेटिस्फाई करूं, ये चारों 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 जो टिक आ गया, तो मैं क्या कर सकता हूं, सामान को डिमांड कर सकता हूं। क्या बोला मैंने, नंबर 1 विलिंगनेस टू बाय, नंबर 2 क्या बोला, किस क्वांटिटी में, नंबर 3 प्राइस, नंबर 4 अवेलेबिलिटी। डिमांड का किसी को डेफिनेशन याद है क्या था, इट इज द इट इज द it is the quantity of a commodity, it is the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a particular period of time। ये तो डेफिनेशन मेरे हिसाब से सबको याद होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, बताइए बाकी हमको, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ commodity that a consumer, क्योंकि इस केस में क्या रहता है आपका साहब, कंज्यूमर रहेगा, बराबर, कंज्यूमर इज willing to buy, willing to buy at each particular price, ठीक है, particular price during a period of
या ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ। देखो ये चारों वर्ड्स को अगर आपने याद कर दिया, क्या क्या, विलिंगनेस, क्वांटिटी, प्राइस और अवेलेबिलिटी, ये चार को मिला के क्या बन रहा है मेरा, डेफिनेशन बन रहा है। ठीक है, तो ये चारों वर्ड्स को मिला के मेरा क्या बनता है, डेफिनेशन बनता है। तो डिमांड इज द व्हाट, एक बार रिकॉल करने की कोशिश करें। सर याद क्यों करवा रहे हो, क्योंकि आगे जाके भी जो डेफिनेशन सप्लाई का वो भी क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट ईच पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आया आपको, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, सप्लाई वाले केस में क्या करोगे, कंज्यूमर की जगह क्या आ जाएगा, सप्लायर आ जाएगा, बाय की जगह क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा। सही बात है ना, या सप्लाई आ जाओ। ठीक है, यही तो बात है। तो क्या लिखोगे, इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सप्लायर इज विलिंग टू सेल एट ईच पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। देखो डेफिनेशन देखो, refers to the quantity of a commodity that a firm is willing and able to offer for sale at each given price during a particular period of time। ऑफर फॉर सेल कर दो या फिर विलिंग टू सेल कर दो, बात बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेफिनेशन में। डेफिनेशन आपका 100% करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, तो क्या आपका डिमांड का डेफिनेशन भी हो गया, क्या आपका सप्लाई का डेफिनेशन भी हो गया, क्या बात है। ठीक है, डिमांड डेफिनेशन क्लियर, सप्लाई डेफिनेशन क्लियर। ठीक है, पक्की बात। यहाँ पे क्या था, बाय और कंज्यूमर, यहाँ पे क्या आएगा, सेल और सप्लायर या फिर फर्म। ठीक है, बाकी बिल्कुल डेफिनेशन क्या है, एकदम सेम है। ठीक है, तो सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू सप्लाई एट ईच पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। याद हुआ या नहीं हुआ, मेरे को ये बताओ पहले, याद करना जरूरी है। कंज्यूमर की जगह खाली सेल आ जाएगा। सेल आ जाएगा, कंज्यूमर की जगह में आ जाएगा सेलर, और इसमें बाय की जगह में आ जाएगा सेल। आराम से लिखो, एक ही डेफिनेशन याद करो ताकि मल्टीपल टाइम याद नहीं करना पड़े आप लोगों को। हो जाएगा ये वाला पार्ट, पहला पार्ट खत्म हो गया। इन एलिमेंट्स को जोड़ के क्या मिलता है मेरे को, अल्टीमेटली मीनिंग मिलता है। सर मैंने मीनिंग ऑफ डिमांड भी कर दिया, मीनिंग ऑफ सप्लाई भी कर दिया। साहब सही है बिल्कुल, यहाँ तक क्या दिक्कत है मुझे बताइए कोई सा भी। ठीक है, डिमांड दो टाइप का था, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कब पढ़ोगे, नेक्स्ट सेशन में। एट अ पर्टिकुलर प्राइस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। ठीक है, एक ही डेफिनेशन याद करो, चाहे दोनों जगह यूज कर लो आप लोग उसको। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि डिमांड कितना टाइप का था, ऐसे तो तीन। ठीक है, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में कितना है आपका, दो। एक है आपका इंडिविजुअल डिमांड, एक था आपका मार्केट डिमांड। सर किसी को याद है कि इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या था। सर अगर एक कमोडिटी है और एक जन डिमांड करने वाला है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंडिविजुअल। ठीक है, इसको चॉकलेट कितना डिमांड करना है, वो क्या हो गया, इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, सेम चॉकलेट, ये 10 पीस खरीद रहा है, तुम 20 पीस खरीद रहा है, तुम 30 पीस खरीद रहा है, तुम 40 पीस खरीद रहे हैं, सेम कमोडिटी सेम चॉकलेट को, तो ये क्या हो गया, मार्केट डिमांड। यानी कि कमोडिटी कितना है यहाँ पे भी एक, बट खरीदने वाला कितने हैं, अनेक। इसमें क्या है, एक कमोडिटी एक इंसान, इसमें क्या है, कमोडिटी कितना है, एक, खरीदने वाले कितने हैं, अनेक, मोर देन वन पर्सन डिमांडिंग। समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे, पक्की बात। बताओ सही बात है यहाँ पे, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड समझ में आ गया आप लोगों को। इंडिविजुअल में क्या है, वन पर्सन वन कमोडिटी, मार्केट में क्या है, वन कमोडिटी बट मोर देन वन पर्सन। इंडिविजुअल सप्लाई क्या होगा, वन कमोडिटी वन सप्लायर एंड वन कमोडिटी मल्टीपल सप्लायर्स इज व्हाट, मार्केट सप्लाई। समझ में आ गया आपको, इंडिविजुअल सप्लाई क्या होगा आपका, वन कमोडिटी वन सप्लायर, और मार्केट सप्लाई क्या हो गया भाई, वन कमोडिटी मोर देन वन सप्लाई। बताइए, नहीं दिक्कत आ रहा ना, पक्का ना, इजी लग रहा है बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, ओके डन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, ठीक है ये हो गया ना लिखना सबका, हाँ लिख लो, सही है। आगे बढ़ जाओ, देखो जब हम इंडिविजुअल डिमांड का बात करेंगे या फिर हम सप्लाई का बात करेंगे, दोनों का बात बिल्कुल सेम ही है। इसमें दो तीन चीजें आएगा। ठीक है, एक आएगा आपका डिटरमिनेंट्स, क्या आएगा सबसे पहले,
सर डिटर्मिनेंट्स मतलब डिटर्मिनेंट्स यानी कि फैक्टर्स जो कि सप्लाई को अफेक्ट करेगा। वो इंडिविजुअल सप्लाई को भी करेगा और साथ ही साथ में किसको करेगा, मार्केट डिमांड या फिर सप्लाई को भी करेगा। इसमें भी डिटर्मिनेंट्स है, इसमें भी अपने डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है ना। इंडिविजुअल सप्लाई में वी हैव टू मोर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई हो जाए चाहे इंडिविजुअल डिमांड हो जाए, वी हैव टू मोर कॉन्सेप्ट। एक आएगा आपका इंडिविजुअल डिमांड या फिर सप्लाई, क्या लिखेंगे अपन, इंडिविजुअल डिमांड या फिर सप्लाई शेड्यूल। और यहाँ पे क्या आएगा, इंडिविजुअल डिमांड या फिर सप्लाई। समझ में आ गया आपको। सिमिलरली मार्केट में भी क्या आएगा साहब, मार्केट डिमांड या फिर सप्लाई शेड्यूल और मार्केट डिमांड या फिर सप्लाई। बताओ सही बात है यहाँ तक। ठीक है सर, बता दो एक बार बता दो कैसे होगा, तो हम लोग आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, इंडिविजुअल में आप मुझे बताइए कितने लोग होते हैं खरीदने वाले, एक। बेचने वाले कितने होते हैं, एक। ठीक है, मैंने प्राइस रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे डिमांड का बात कर रहा हूँ, किसका बात कर रहा हूँ, डिमांड का। और यहाँ पे लिखा मैंने क्वांटिटी। आपको पता ना, अगर मैं कंज्यूमर हूँ, अगर मैं क्या हूँ, एक कंज्यूमर हूँ, तो मैं हमेशा क्या चाहूंगा कि मेरा डिमांड जो है वो ज्यादा हो या कम हो, ज्यादा हो। बट कंज्यूमर हमेशा प्राइस जो है वो क्या चाहेगा, कम चाहेगा। यानी कि कैन बी से देयर लाइज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये आप लोग को ऑलरेडी पहले से आता, समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक। देयर लाइज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो मैं यहाँ किसका बात कर रहा हूँ, डिमांड का। तो प्राइस अगर 5 है तो मैं डिमांड करता हूँ 100 यूनिट्स, कितना, 100। प्राइस अगर 3 हो गया तो मैं ज्यादा करूंगा या कम करूंगा, मैं करूंगा सोचो 500। ये क्या हो गया, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। समझ में आ गया आपको, क्लियर है बिल्कुल। जहां पे कितने जन है, एक प्राइस डिमांड करने वाला, क्वांटिटी भी कितना लेने वाला है, एक ही लेने वाला है। ठीक है, इसको अगर मैंने एक चार्ट में कन्वर्ट किया ना भाई, तो मुझे क्या मिलेगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व मिलेगा। सुनो, वैसे तो आप लोग को मैंने, याद है ना आप लोग को बेस कॉन्सेप्ट, बेस बिल्डिंग वाला पार्ट। ठीक है, अगर दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, प्राइस इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे, क्योंकि प्राइस के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। और यहाँ पे क्या आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड का बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, आपको याद करो एक्स और वाई में क्या हो रहा है, देखो तो एक्स में क्या है, क्वांटिटी, वाई में क्या है, प्राइस। एक गिर रहा है, देखो तो एक गिर रहा है या नहीं गिर रहा है, प्राइस क्या हो रहा है, गिर रहा है, क्वांटिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्राइस क्या हो रहा है, गिर रहा है, क्वांटिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर प्राइस बढ़ता तो क्वांटिटी क्या होता, गिरता। डोंट यू थिंक देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स है या नहीं है, एक बढ़ रहा है दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एंड वाइस वर्सा सिचुएशन, अगर ऐसा हो रहा है तो हमेशा चार्ट कोई भी सिचुएशन में, डिमांड बोल के नहीं है, कोई भी केस में क्या होगा आपका, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि एक्स एक्सिस में जो भी है, एक्स में वो अगर बढ़ रहा है और वाई वाला कम हो रहा है, तो हमेशा चार्ट क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। या फिर एक्स वाला कम हो रहा है, वाई वाला बढ़ रहा है, तो भी क्या होगा आपका, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो हमेशा जब दो एक्सिस है, दोनों कर्व्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो चार्ट क्या होगा आपका, डाउनवर्ड स्लोपिंग। आपको लिखना है तो आप लोग लिख भी सकते हो वाला पॉइंट को, ठीक है। व्हेन बोथ द एक्सिस आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है, यानी दैट इज वन इज इंक्रीजिंग द अदर इज फॉलिंग, इट विल ऑलवेज बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, इसलिए डिमांड कर्व क्या है साहब आपका, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। वैसे तो कर्व के हिसाब से भी यू कैन कैलकुलेट एंड यू कैन वेरीफाई। ठीक है, कैसे सर, कैसे सर, देखो यहाँ पे प्राइस मैंने मान लिया, प्राइस के करस्पॉन्डिंग क्या होगा आपका, यहाँ पे क्वांटिटी होगा। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। मैंने प्राइस बढ़ा दिया, देखो यहाँ पे प्राइस बढ़ाया मैंने, तो क्वांटिटी भी क्या हो रहा है आपका, पहले कितना था क्यू, अभी कितना हो गया, प्राइस क्या हो गया, बढ़ाने से क्वांटिटी कम। तो वैसे भी प्रूफ कर दिया आपका मैंने, और चार्ट भी मैंने यहाँ पे बना के दे दिया आपको। ठीक है, मैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट को साथ में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हल्का सा थोड़ा सा भारी लग सकता है आप लोग को, पर थोड़ा मेहनत तो हल्का हल्का करना पड़ेगा आप लोग को। बोलो कौन सा, ये वाला डाउनवर्ड स्लोपिंग बना लिया। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्राइस में इधर क्वांटिटी आएगा आपका, बराबर। ठीक है, ये मैंने पर्टिकुलर प्राइस में सामान बेचा, इतना क्वांटिटी में मैंने बेचा। ठीक है, अगर मैंने प्राइस बढ़ाया तो क्या होगा बताओ, क्वांटिटी बढ़ेगा या कमेगा, कमेगा ना, क्योंकि अगर क्वांटिटी में प्राइस अगर महंगा मिल रहा है मेरे को, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कम। भाई अगर महंगा सामान मिले तो मैं सामान कम खरीदूंगा या ज्यादा खरीदूंगा, कम। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा आपका,
ठीक है, समझ में आया? इसका वाइस वर्सा भी तो हो सकता है कि अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या होगा आपका? बढ़ जाएगा, कम नहीं रहेगा, प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, हवा में ही हो रहा है सारा बात। ठीक है, और प्राइस कम हो तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, सॉलिड है बिल्कुल यहाँ तक, ये दिक्कत चलेगा? एंड व्हेन आई मेक इंडिविजुअल सप्लाई भी बन सकता है यहाँ पे। सप्लाई मतलब किसकी तरफ से सोच रहे हो आप? सब सप्लाई की तरफ से, सेलर की तरफ से। सेलर हमेशा क्या चाहेगा? प्राइस ज्यादा मिलेगा कम? ज्यादा, क्या मिलेगा उसको? हमेशा प्राइस ज्यादा मिलेगा, राइट? आई upward, क्या होगा? बहुत जन ने आंसर बता भी दिया है, क्या होगा? upward, अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि दोनों में रिलेशन कैसा होगा? सेम सेम। प्राइस देखो, क्वांटिटी सप्लाइड देखो यहाँ पे। प्राइस अगर 5 रुपया था, सप्लाई कर रहा अपन 100, प्राइस अगर 10 रुपया होगा तो क्या करूंगा? ज्यादा सप्लाई करूंगा, कम करूंगा? ज्यादा करूंगा ना। सप्लाई बात कर रहा है अंशुल, ठीक है? ये देखो क्यू एस लिखा हुआ है, क्वांटिटी सप्लाइड। तो एज सप्लायर मैं क्या चाहूंगा कि प्राइस अगर मेरे को पहले से ज्यादा मिलेगा तो मेरे को क्वांटिटी सप्लाई करने का इच्छा क्या होगा? ज्यादा होगा या नहीं होगा? एक बढ़ रहा है, दूसरा भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वही अगर प्राइस कम हो गया तो जो 8 रुपया हो गया तो क्या होगा? क्वांटिटी क्या हो जाएगा? पहले से कम ही ज्यादा? कम हो जाएगा। जो एग्जाम्पल हो गया 200 रुपये। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इसमें क्या हो रहा है सर? डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स है? डायरेक्ट है, क्योंकि एक बढ़ रहा है, दूसरा भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक गिरेगा, दूसरा भी गिरेगा। जब ऐसा होता है ना, आपने इसके पहले क्या देखा? एक बढ़ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। या फिर एक कम हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो क्या था? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। इस केस में क्या हो रहा है? दोनों एक ही जगह बढ़ रहा है। बढ़ेगा तो साथ में बढ़ेगा, गिरेगा तो साथ में गिरेगा। इसमें कॉमेडी भी बताया था आप लोगों को मैंने प्रॉपर्टी, जिसे आप लोग भूल नहीं रहे, ठीक है? पर अब इतना वक्त नहीं है। तो ये क्या होगा आपका? इसमें क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व या डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व? सप्लाई कर्व इज ऑलवेज व्हाट? एन अपवर्ड स्लोपिंग। हम लोग को करेंगे। कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट करता नहीं नॉर्मली। कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। करने से भी कोई इशू नहीं है, नहीं करने से भी कोई इशू नहीं। ये हो गया आपका इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। ठीक है, चलेगा? मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज टाइम कम हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, आइए। अब कौन सा डिस्कस करना है मेरे को? मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। इसमें भी क्या आएगा आपका? मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व। आइए, मार्केट डिमांड में क्या है साहब? सर कमोडिटी कितना है? एक। बेचने वाले कितने हैं? अनेक। ठीक है, तो आइए। सब प्राइस तो एक ही रहेगा खाली, क्योंकि बेचने खरीदने वाले कितने, सामान कितने हैं? एक। और खरीदने वाले कितने हैं? बहुत सारे। तो मैंने तीनों को ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्योंकि कमोडिटी कितना है? एक ही। तो इसको मिस्टर ए खरीद रहा है, मिस्टर बी खरीद रहा है, मिस्टर सी खरीद रहा है, और टोटल। ठीक है, चलेगा? प्राइस जो 542 हो गया। ठीक है, प्राइस कितना हो गया? 542। तो आप मुझे बताइए, अगर प्राइस कम हुआ है तो डिमांड क्या होगा? इंडिविजुअल लेवल पे क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका 10 था, इसका 20 था, इसका 30 था। ठीक है, तो क्या होगा? बढ़ेगा। इसका हो गया 20। ठीक है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग क्वांटिटी डिमांड कर सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल बरीशा, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है कोई सा भी? ठीक है, यहाँ कितना होगा आपका? 40 होगा, सोचो एग्जाम्पल 50 ही हुआ, चलो मर्जी। ठीक है, और प्राइस कम हो गया, और प्राइस कम हो गया, बोलो डाउट। ये मिस्टर डी है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, हाँ। ठीक है, एक काम करो भाई, इसमें भी कंफ्यूजन अगर होता है तो हम रिस्क नहीं लेगा। ठीक है, एक दिन का नाम है आलू, एक का नाम है घोचू। नहीं तो क्या रखे? जैक रखे क्या? जैक और जादू। ठीक है, जद्दू हो गया, जद्दू। ठीक है, आओ। अगर प्राइस और कम हो गया तो डिमांड क्या होगा? आलू क्या करेगा? डिमांड ज्यादा करेगा। सोचो हो गया 30। जैक कितना करेगा? उसका भी बढ़ेगा ना। सोचो हो गया 60। और इसका कितना हो गया? 60। मर्जी, कोई वैल्यू होता है क्या? सच कुछ कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? अगर मैं मार्केट डिमांड को बताऊं, मार्केट डिमांड कहना से आप मुझे बताइए। ठीक है, कहना से मार्केट डिमांड, ठीक है, एकदम ध्यान से ठीक है, ये लाइन अच्छा बता रहा हूँ। मार्केट डिमांड इज द समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, मतलब कई सारे इंडिविजुअल डिमांड को अगर मैंने जोड़ दिया
तो मुझे क्या मिलता है, मार्केट डिमांड मिलता है या नहीं मिलता है? क्योंकि इसमें देखो ये एक इंडिविजुअल डिमांड हो गया, ठीक है, ये और ये एक इंडिविजुअल डिमांड हो गया, ये और एक ये एक इंडिविजुअल डिमांड हो गया। तो मार्केट में जितने भी लोग डिमांड करने वाले हो उसको अगर मैंने एक जगह लिख दिया और मैंने प्राइस चेंज लिख दिया तो वो क्या मिल जाएगा, मार्केट डिमांड मिल जाएगा। और जब मैं बोलूं कि भाई सबका डिमांड को सबके समान प्राइस के साथ में कंपेयर करो तो वो क्या हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड, जो कि अपन कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में, 12th में। समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है, समझ में आया आपको, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, क्लियर है। आप टोटल बताओ तो कितना है, 30 + 20 + 10, 100 ठीक है। तो अगर मैंने केवल इसका और इसको देखा कंपेयर किया, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, इट इज अ सिचुएशन ऑफ व्हाट, मार्केट डिमांड, इट इज अ सिचुएशन ऑफ व्हाट, मार्केट डिमांड, इट इज अ सिचुएशन ऑफ व्हाट, मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड से मार्केट डिमांड का वैल्यू ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा ना, नेचुरल सा बात है सर, क्यों, बिकॉज मार्केट डिमांड में ऑलरेडी क्या आता है, इंडिविजुअल डिमांड आ जाता है। तो मैंने इंडिविजुअल डिमांड को अगर मैंने ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, मार्केट डिमांड मिल जाएगा। क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक क्या दिक्कत है, वही कोई भी इशू कोई भी दिक्कत बताइए। मुस्कान जी ठीक है, एकदम आराम से माहौल बन रहा है बढ़िया से, वेरी गुड, समझ में आया आपको। तो आप मुझे बताइए, ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया, मैं देखता हूँ कर्व कैसे होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग, ऋषा बोलता है अपवर्ड स्लोपिंग, बराबर। सर डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है, ये लोगों को कुछ आता तो है नहीं, कोचू एक नंबर, वही तो बताओ, ठीक है, समझ में आया क्या। तो ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका बताइए, ठीक है, बताओ सही बात है, यहाँ पे ये क्या होगा आपका, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, वो स्टीपर होगा या फैला हुआ रहेगा, फैला हुआ रहेगा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है रे, इधर वैल्यू कितना था 100 और 500, यहाँ पे वैल्यू कितना है सर, इसका वैल्यू अलग अलग दे दिया था आपने, छोड़ो, अगर सेम वैल्यू होता मोटा मोटी तो कितना होता वैल्यू यहाँ पे सर, 10 20 30 होता, अगर मैं इंडिविजुअल का बनाता यहाँ पे, अगर सोचो ये दिया हुआ रहता खाली, तो क्या होता है 10 20 30, और यहाँ पे वैल्यू कितना है 60 110 और 150, यानी वैल्यूज क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मतलब वैल्यू क्या होगा थोड़ा सा, कर्व क्या होगा थोड़ा सा फैला हुआ होगा, थोड़ा फ्लैटर होगा। ये वाला क्या था स्टीपर था, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या था थोड़ा सा स्टीपर, और ये थोड़ा सा क्या होता है, ठीक है, दिस इज द मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है, दिस इज द मार्केट डिमांड कर्व। अगर मैंने आपको डेफिनेशन पूछ लिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, तो क्या बोलोगे, इट इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड का डेफिनेशन, इट इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल हु इज विलिंग टू बाय, वाला पार्ट जो तुम लिख गया उस वाला पार्ट को समझ में आया, यानी कि आपने क्या लिखा है, लिखा बस आगे में टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, बाकी डिमांड का जो डेफिनेशन याद कराया था ना आप लोगों को, एक्जैक्टली सेम पीछे का, ठीक है, इट इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी that a consumer is willing to buy at each particular price during a particular period of time, ठीक है। और वही मार्केट डिमांड पूछे तो it is the tabular representation, it is the tabular representation of the quantity of a commodity, एक commodity that various consumers are willing to buy at each particular price during a particular period of time। यानी इंडिविजुअल में क्या लिखा, अ कंज्यूमर, इसमें क्या लिखोगे, वेरियस कंज्यूमर्स। समझ में आया आपको, बाकी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक। तो अगर आपको ये क्लियर है तो मेरे को बताओ इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या बताओगे, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ the quantity of a commodity that a consumer is willing to buy at each particular price during a particular period of time. Market demand curve, it is the graphical representation of the quantity of a commodity that all the consumers are willing to buy at each particular price during a particular period of time. समझ में आया। सिमिलरली आपको सप्लाई कर्व अगर बनाना तो कैसे बनेगा रे, मुझे बताइए सप्लाई टेबल कैसे बनेगा। सब प्राइस को अगर प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सप्लाई कर्व कैसा रहेगा इस केस में, थोड़ा फैला हुआ रहेगा, और सप्लाई कर्व इस तरीके से कुछ अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, यहाँ पे पक्की बात 100% यहाँ तक क्लियर है एकदम। बताओ कोई भी दिक्कत कोई भी इशू नहीं है, डिमांड वाला पार्ट भी क्लियर, सप्लाई वाला पार्ट भी क्लियर हो गया, इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई, सारा क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे। ओके, आप याद करो, ये मैंने करवा दिया आप लोगों को। फिर मैंने क्या बताया था आपको, कुछ डिटर्मिनेंट्स भी आपके रहेंगे, ठीक है, कुछ डिटर्मिनेंट्स भी आपके रहेंगे। डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या हो गया, फैक्टर्स जो कि डिमांड को भी अफेक्ट करता है और सप्लाई को भी अफेक्ट करता है। किसी को डिमांड वाला पार्ट याद है क्या, क्या क्या था, क्या क्या था। अब प्राइस दोनों में सेम रहेगा क्या, सर प्राइस की वजह से क्या डिमांड अफेक्ट होता है, हाँ, क्या सप्लाई भी अफेक्ट होता है, तो दोनों ही कॉमन पॉइंट हो गया प्राइस। ठीक है, आप मुझे बताइए डिमांड वाले केस में मैं बताता हूं आपको, डिमांड में देयर लाइज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड।
सही बोला ना? अरे क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। समझ में आया? सर डिमांड में क्या होता है आपका इनवर्स रिलेशनशिप, और सप्लाई में क्या होता है आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप। समझ में आया आपको? मैं कंफ्यूज करने के लिए बोला आपको। ठीक है, हाँ वो तो आता था, तुम तो पक गया था, क्या हुआ? तुम क्लास के बाहर लिख लो, लिख लो, जाओ जाओ, नहीं जाओ जाओ जाओ, नहीं नहीं अब तो नहीं बैठना है, जाओ जाओ जाओ, बोला ना तुमको, लिख लो, लिख लो बोला, जाओ पी पढ़ो, जाओ जाओ जल्दी जल्दी फटाफट लिख लो, टाइम नहीं है, बाकी लोग क्लास है 10 बजे से, 10:30 है ना, लिख लो लिख लो लिख लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा आपका डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स पहला पॉइंट क्या बताया आपको, प्राइस। ठीक है, दूसरा पॉइंट किसी को याद है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। ठीक है, उसमें दो टाइप का कैटेगरी था, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है एक के बदले दूसरा, और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है दोनों से साथ साथ मीट फॉर ईच अदर। ठीक है, नंबर 3 क्या था आपका, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। इनकम में दो कैटेगरी था, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। अगर इनकम बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ेगा, नॉर्मल गुड्स। अगर इनकम बढ़ा डिमांड कम हो गया, इंफीरियर गुड्स। एग्जाम में अगर आपका डिमांड आ रहा है तो उस पर इंफीरियर गुड्स का डेफिनेशन पूछता है, पहला चीज। नंबर 2 कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सबसे कुछ एग्जाम्पल याद है आप लोगों को, रियलमी रेडमी का एग्जाम्पल देता है सब्सिडी गुड्स में। ठीक है, वाला पार्ट पूछता है, आपको डाउट है तो मेरे को अलग से बता देना। गिवन क्या होता है, आप किसी गुड्स को दूसरे के सामने थोड़ा सा इंफीरियर दिखाते हो ताकि आप वो सामान खरीद ले। एग्जाम्पल आपने दिखाया कि बाजरा जो है ना, बाजरा वो ज्यादा हेल्दी सामान है इन कंपैरिजन टू राइस या आटा, तो आपने क्या किया, ज्यादा प्राइस चार्ज करने की कोशिश की, किसमें, बाजरा में। समझ में आया? तो शोइंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी इंफीरियर, ठीक है, सो दैट यू कैन चार्ज अ हायर प्राइस फॉर दैट कमोडिटी। इसलिए गिवन गुड्स जो है एक्सेप्शंस में आता है लॉ ऑफ डिमांड का, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस कम हुआ तो मैं डिमांड ज्यादा करूंगा, बट इस केस में क्या हो रहा है, मैं प्राइस ज्यादा दे रहा हूं, मैं बाजरा को हेल्दी ऑप्शंस बोलने के लिए प्राइस क्या दे रहा हूं, ज्यादा दे रहा हूं इन कंपैरिजन टू द अदर प्रोडक्ट जो उसका होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर डाउट्स रह गया डिमांड में तो मेरे को बता देना आप लोग। समझ में आया? पहले मैंने क्या बोला, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, नंबर 2 क्या बोला मैंने, ठीक है, मैं रिस्क नहीं लेगा। ठीक है, सब लोग बताएगा, हाँ। रियल में रेडमी लिखा मैंने, प्राइस अगर फॉल हुआ इसका डिमांड क्या होगा, पक्का एवरीबॉडी? थैंक यू, तुमने पॉज देके बताया ना, बहुत अच्छा फील आया। ठीक है, बताओ, इसमें अगर प्राइस कम हुआ रियलमी का तो उसका डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर रियलमी खरीदे तो लोग रेडमी खरीदेगा क्या, नहीं, तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर, क्योंकि आप लोग का बहुत सामूहिक तरीके से बढ़िया आंसर आता है, पहले टी और कॉफी, टी और कॉफी याद है ना, अपना कॉफी। ठीक है, कॉफी याद है तो आप लोगों को, बताओ, अगर कॉफी वो की कॉफी विद करण वाला की, ठीक है, टी एंड कॉफी अगर है, अगर इसका प्राइस बढ़ गया तो इसका डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों सर, इसका अगर चाय का दाम बढ़ गया तो चाय पिएगा क्या लोग बाग, डिमांड कम हो जाएगा। तो इसका डिमांड कम हो जाएगा तो क्या पिएगा, कॉफी पिएगा, तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सही है बिल्कुल यहाँ पे, यानी कि आप ये देखो, खाली ये फोकस करो, प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी भी क्या हो रहा है, दूसरा वाला का कम हो रहा है, और यहाँ पे तो इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो एक बार के लिए, आप रियलमी कंपेयर मत करो, आप किसको कंपेयर करो, रियलमी और रेडमी को। तो एक का प्राइस बढ़ रहा है, दूसरा का क्वांटिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक का प्राइस बढ़ रहा है, दूसरा क्वांटिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सही बात है बिल्कुल यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है ना। देखो ये भी फॉल हो रहा है तो ये भी फॉल हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। तो आप मुझे बताइए चार्ट कैसे होगा, आप पहुंच लो, क्योंकि दोनों में अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, सेम रिलेशनशिप होता है, तो कैसे चार्ट होता है आपका, अपवर्ड। मैंने कहा था ना आपको, वो वाला रूल जो है हर जगह एप्लीकेबल होता है। ठीक है, जो लॉ ऑफ सप्लाई में था उसमें क्या था, क्योंकि प्राइस बढ़ा था सप्लाई भी बढ़ रहा था, प्राइस अगर बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ रहा था। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक का प्राइस कम हो रहा है, दूसरा का क्वांटिटी भी क्या हो रहा है, कम। एक का प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी सप्लाई डिमांड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो सबसे गुड्स में कर्व कैसा होता है आपका, अपवर्ड स्लोप। याद करना है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। और कॉम्प्लीमेंट्री बनाते क्या फटाफट, एक एग्जाम्पल देगा कॉम्प्लीमेंट्री का, ठीक है, सही कर देना प्लीज, हाँ, नहीं तो पाप लगेगा आप लोग को 4 बार। ठीक है, हाँ, पेट्रोल और क्या करे, ठीक है, गड्डी। ठीक है, अगर प्राइस पेट्रोल का कम हो गया तो डिमांड क्या करेगा, तो आंसर आ गया। अगर पेट्रोल सस्ता मिल गया तुमको तो गाड़ी का इसका डिमांड क्या होगा, ज्यादा, तो गाड़ी भी डिमांड। तो यानी कि ये कम हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
तो यानी कि कौन सा कर्व बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग? डाउनवर्ड, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप है या नहीं है साहब? अगर आप लोगों को कोई भी पार्ट में डिमांड वाले पार्ट पे डाउट रह गया है तो मेरे को पूछ लेना, मैं फटाफट क्विक रिवीजन करा रहा हूँ आप लोगों को ये वाला पार्ट को, ठीक है? चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे पहला पॉइंट करा दिया प्राइस वाला, दूसरा करा दिया price वाला, तीसरा पॉइंट क्या था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उसमें क्या था, नॉर्मल गुड्स और इनकम बढ़ा, तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स भी क्या होगा, बढ़ेगा ना। मेरा क्या इच्छा होगा, मेरा क्या इनकम बढ़ गया तो मेरे को कपड़ा अपड़ा ऐसे जो नॉर्मल सामान होता है इसका डिमांड क्या करता हूँ मैं, ज्यादा करता हूँ। तो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, दोनों एक ही तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसा इनकम बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ गया, इनकम कमा तो डिमांड भी कम हो गया। ओ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। इधर इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, क्योंकि एक बढ़ा तो दूसरा क्या हो गया, कम हो गया। आप नोट करके लिख लीजिएगा अलग से, इंफीरियर गुड्स का डेफिनेशन पूछता है एग्जाम में, ठीक है? और ये जो रिलेशनशिप बताया ना मैंने आपको, ये वाला पार्ट इस तरह से पूछता है आपको, ठीक है? तब तो तैयार रहना है। 3 पॉइंट हो गया आपका। हाँ, सप्लाई वाला पार्ट भी सिमिलर सिमिलर ही है, करा दूंगा अभी, ठीक है? ये पार्ट हो गया, डिमांड भी आ रहा है ना, ठीक है? और फोर्थ पॉइंट क्या था आपका, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो इजी पॉइंट था, ठीक है? जिसका इसका शौक है वो डिमांड तो करेगा। गाठा बंद किया या नहीं किया, वेरी गुड, ठीक है? तो गाठा और खाना तो खाएगा, अभी छोड़ दिए, ठीक है? समझ में आया आपको? तो डिमांड क्या करेगा, हाई करे। और लास्ट में पॉइंट क्या था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्लिपकार्ट का सेल वाला एग्जांपल दिया था आप लोग को कि फ्यूचर में अगर लगता है कि प्राइस कम होने वाला है तो आज डिमांड क्या करोगे आप, कम करोगे, और फ्यूचर में लगता है कि प्राइस बढ़ने वाला है तो आज डिमांड ज्यादा करोगे, ठीक है? क्लियर है? इफ इन केस डाउट्स रह गया तो मेरे को बता देना, इंडिविजुअल डिमांड का डिटर्मिनेंट्स, ठीक है? इसी सिमिलरली सप्लाई का भी क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स होगा, ठीक है? एक सप्लाई और स्टॉक का सुन लो एक बार के लिए। सप्लाई जो होता है ना, सप्लाई वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और स्टॉक क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में होता है आपका, ठीक है? मतलब बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट इज अ स्टॉक, क्योंकि बैलेंस शीट अपन कब निकालता है, एक पर्टिकुलर डेट में अपन बैलेंस शीट को बनाता है। और पीएल का बनाता है अपन पूरे साल के हिसाब से बनाता है, बराबर? तो पीएल इज अ सप्लाई, ठीक है, या फिर फ्लो, एंड बैलेंस शीट क्या हो गया आपका, ठीक है? चांसेस कम है, लेस चांसेस एग्जाम के लिए, ठीक है? ठीक है, समझ में? एक पर्टिकुलर डेट में अगर पूछा तो वो क्या होगा, स्टॉक। पीरियड के लिए पूछा, फ्लो, ठीक है? समझ में आ गया आपको, क्लियर है बिल्कुल? ये देखो, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ, एग्जांपल क्या हो गया, बैलेंस शीट, यहाँ पे क्या हो गया, बोलो, हो गया? डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई, प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी। सर प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी में क्या होता है, सर सप्लाई वाले केस में अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होता है, बढ़ेगा। सही बात है, बिकॉज देयर लाइज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, या डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, क्योंकि डिमांड में क्या था, इनवर्स, सप्लाई में क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है? तो इसलिए सप्लाई कब क्या था, अपवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है? कोई दिक्कत हो रहा है परीक्षा, नहीं हो रहा ना? नंबर 2, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। आप मुझे बताइए, अगर, ठीक है, ये वाला पॉइंट नहीं था, वो कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट नहीं है इसमें, ठीक है? आप देखो नीचे का पॉइंट देख रहे हो, शॉर्ट में लिखा हुआ आपका, देखो क्या लिखा हुआ है, अगर बाकी गुड्स में मैं क्या करता हूँ ना, मैं सोचो 2 पेन में डील करता हूँ, ठीक है? मैं 2 पेन में मैं एक पेन में डील करता हूँ, मैं कॉपी में डील करता हूँ, सोचो एग्जांपल, ठीक है? मैं पेन में डील करता हूँ और कॉपी में डील करता हूँ, तो ये दोनों गुड्स कैसे हो गए, रिलेटेड गुड्स हो गए आपस में। अब मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कॉपी का जो सेल है ना, कॉपी का जो सेल है वो ज्यादा हो रहा है, मतलब उसमें अच्छा मुझे प्राइस मिल रहा है, तो मैं इसका सप्लाई क्या करूंगा, कम करूंगा या नहीं, इसका पेन का बोल रहा हूं। अगर मुझे कॉपी में ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ज्यादा प्राइस मिल रहा है, तो मैं पेन का सेल क्या करूंगा, ऑटोमेटिकली कम करूंगा या नहीं करूंगा, नेचुरल सा बात है। आप तो दुकान में से करते हो नहीं करते हो, क्या सारा आइटम मिलता है दुकान में, क्या सारा आइटम बिकता है क्या, नहीं। जो आइटम सबसे ज्यादा रनिंग होता है उसका अपन नेचुरल सप्लाई क्या करता है, ज्यादा करता है, इसका सप्लाई ज्यादा मिलता है, इसका प्राइस ज्यादा मिलता है, ठीक है? समझ में आया आपको? देखो क्या लिखा हुआ है, इफ प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स इंक्रीज, अगर आपको, मेरा गुड्स क्या था, पेन, और रिलेटेड गुड्स क्या था, कॉपी, कॉपी का अगर दाम हमको ज्यादा मिल रहा है तो मेरा पेन का सप्लाई क्या होगा, कम हो जाए, सप्लाई ऑफ द करंट गुड्स विल व्हाट, समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल? यहाँ पे मैं 2 सामान में डील करता हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल सोचो, अगर मैं समोसा और कचौरी बेच रहा हूँ, ठीक है? हमको ऐसा लगता है कि हमको समोसा, मैं मेन डील करता था समोसा में, मैंने कचौरी रख के देख लिया, मैं देखा कि कचौरी का सेल बढ़ गया, रे हमको अच्छा दाम दे रहा है कचौरी, तो मैं समोसा का सप्लाई क्या करूंगा, कम करूंगा या नहीं करूंगा? सही बात है मुझे, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? पक्की बात, कोई इशू, कोई दिक्कत मुझे बताइए, ठीक है? इन केस इफ यूर, अभी लिखो मत, हमको शेयर कर देगा ये वाला पार्ट, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको लिखने वाला पार्ट पे, ठीक है? नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट, जो भी आपको सामान बनाने के लिए चाहिए, प्रोड्यूस करने के लिए, जो भी खर्चा आपको लगता है किसमें, सामान को प्रोड्यूस करने के लिए। तो आप खुद ही बताओ मेरे को, मैं आपको क्या ही समझाऊं, अगर
जो सामान बनाने के लिए मेरे को खर्चा चाहिए, मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, मेरे को मशीनरी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बराबर, लेबर चाहिए, अगर उनका कॉस्ट ज्यादा होगा तो मेरा सप्लाई भी क्या होगा, कम होगा या नहीं होगा। अगर मेरे को इसको बनाने का जो कॉस्ट है वही में ज्यादा हो गया तो मेरे पास तो लिमिटेड पूंजी है, सप्लाई क्या करूंगा मैं इसका, कम करूंगा। सिमिलरली अगर मेरा एफओपी मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया, सप्लाई क्या हो जाएगा, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ एफओपी इंक्रीजेस, सप्लाई क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, एंड वाइस वर्सा। क्लियर है, एकदम आसान लग रहा है नहीं लग रहा है मुझे बताइए। इसको नहीं चाहिए, इतना नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर तो, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट करवाया आप लोगों को डिटरमिनेंट्स में, क्या क्या था, सबसे पहला प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, सप्लाई वाले केस में देयर लाइज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग कर्व था। नंबर 2 क्या है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, इसमें सर अलग बात है, अगर रिलेटेड गुड्स का सामान में मेरे को ज्यादा प्राइस मिल रहा है तो करंट का सप्लाई क्या करूंगा, कम हो जाएगा, समोसा कचौरी वाला एग्जांपल। थर्ड वाला एग्जांपल क्या था, अगर बनाने का कॉस्ट मेरा कम है तो मैं सप्लाई भी क्या करूंगा, ज्यादा करूंगा, कम बनाने का कॉस्ट, मेरा खर्चा कम हो रहा है तो सप्लाई क्या होगा, ज्यादा, और वही अगर बनाने का कॉस्ट ज्यादा है तो सप्लाई भी नेचुरली क्या कर पाऊंगा, कम कर पाऊंगा। 3 पॉइंट क्लियर हो गया बिल्कुल यहाँ पे, एफओपी, अदर गुड्स, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, चलेगा, एफओपी, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, एंड नंबर 3 क्या था आपका, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। नेक्स्ट 2 पॉइंट बचा है, देन वी आर डन। क्या लिखा हुआ देखो, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप खुद ही बताइए, नहीं आता हमको अंदर का पैराग्राफ, अगर टेक्नोलॉजी अच्छा होगा, फास्ट होगा, सुपीरियर होगा, सप्लाई क्या होगा, और वही अगर कमजोर होगा तो कम होगा। सही बात है या नहीं है, इजी, इफ द टेक इंप्रूव्स सप्लाई विल इंक्रीज, एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर फेवरेबल है, गवर्नमेंट जैसे एग्जांपल अभी बजट देखा था ना, बजट तो बजट में बोला ईवी को प्रमोट करना है, खूब सारा फंड ईवी को अलोकेट किया, तो नेचुरल सा बात है ईवी का सप्लाई क्या होगा, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, मुझे पता है, मतलब गवर्नमेंट कोई चीज में अगर फेवरेबल है तो नेचुरल सा क्या बात होगा, आपका उसका सप्लाई बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट बोलता है कि ना वो प्लास्टिक बैन कर दिया, तो सप्लाई क्या हो गया, अब समझ में आ गया आप लोगों को, डिटरमिनेंट्स 5 पॉइंट क्लियर हो गया बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। वहां पे भी याद है 5 पॉइंट था यहाँ पे, प्राइस, रिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री सब्सिट्यूट गुड्स, इनकम, पेशेंट प्रेफरेंसेस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, वो था इंडिविजुअल सप्लाई के डिटरमिनेंट्स, यहाँ पे सॉरी इंडिविजुअल डिमांड के डिटरमिनेंट्स, और यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई के डिटरमिनेंट्स। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक या नहीं है मुझे बताइए, ठीक है। सिमिलरली वहां पे भी क्या था, मार्केट डिमांड के डिटरमिनेंट्स थे वहां पे, यहाँ पे भी क्या रहेगा, मार्केट सप्लाई के डिटरमिनेंट्स, लेस इंपॉर्टेंट बट एग्जाम में पूछ सकता है आपको हल्का हल्का, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, हाँ, डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स? मत करो, क्यों करना है ऐसे, दोनों चीज, अगर टैक्स बढ़ा देता गवर्नमेंट, मतलब क्या चाहता है गवर्नमेंट, फेवरेबल या अनफेवरेबल, तो उसमें सप्लाई क्या हो जाएगा, कम, और अगर सब्सिडी देता तो फेवरेबल। मत करो, जैसे तुम्हारा डिमांड में बढ़ाता है ना, वो डिमांड कब सप्लाई का बनाते हैं, उसको वहीं पे दिमाग लगाओ, यहाँ पे इतना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछता सप्लाई से, ठीक है। नीचे का डाउट आया कोई, प्रॉफिट डायरेक्ट सप्लाई गलत लिखा है, डिक्रीज करो उसको, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। किसी को मार्केट डिटरमिनेंट्स याद है, मार्केट डिमांड का डिटरमिनेंट्स याद है, क्या कहता है, सीजन एंड वेदर, सीजन एंड वेदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और पॉपुलेशन, ठीक है, चलेगा, पक्की बात है। चेंज इन पॉपुलेशन वाला पार्ट, जिस एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन होगा वहां पे डिमांड नेचुरली क्या होगा, जहां पे ज्यादा पैसा होगा वहां पे डिमांड क्या होगा, ठीक है। और जहां पे सीजन एंड वेदर के हिसाब से डिमांड चेंज होता है क्या, तो एकदम फटवा पॉइंट था 3 टू, बट पूछता है एग्जाम में, पता नहीं क्यों पूछता है, ठीक है। इसमें भी कितना पॉइंट्स दिया होता है, 2-3 पॉइंट। नंबर 1, नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, एग्जांपल एग्जांपल, फैंसी बाजार में फर्म्स ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, तो नेचुरल सा बात लोगों को क्या लगता है, फर्म्स अगर कोई जगह में ज्यादा है मतलब वहां पे सामान ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, कस्टमर्स लोग भी ज्यादा जाएगा वहां पे तो सप्लाई भी, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे। इफ द नंबर ऑफ फर्म्स, हाँ जी, ये गलती गलती लिख देगा, ये राइजेस होगा, ठीक है, सॉरी, हाँ उसको टाइपो एरर हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ फर्म्स अगर इंक्रीज होता है तो सप्लाई भी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स क्या हो जाएगा देश में, ज्यादा हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूसर्स, उसकी वजह से सप्लाई भी क्या होगा, इंक्रीज होता है। ये कौन सा सप्लाई है, मार्केट सप्लाई, ठीक है। नंबर 2 क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, अगर फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाला है, आज सप्लाई क्या करोगे आप, कम करोगे, एंड फ्यूचर में ज्यादा करोगे, ठीक है ना यहाँ पे, क्योंकि जितना ज्यादा अच्छा मुझे दाम मिलेगा मैं उसी में सप्लाई करूंगा। मुझे लगता है कि यार कोई सामान का दाम ना 20 रुपए बढ़ने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, आज ज्यादा बेचने की कोशिश करूंगा या बाद में, बाद में, ठीक है, समझ में आया आप लोग को। नेक्स्ट,
अगर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो सप्लाई क्या होगा, और अगर खराब होगा तो कम हो जाएगा। डिफिकल्ट लग रहा है? 3 पॉइंट मार्केट डिमांड का आप लोग काम कीजिए खाली, ठीक है। आप लोग सिर्फ इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई का जो डिटरमिनेंट्स है ना, हेडिंग सिर्फ उतना लिख लीजिए बस, और जगह चाहिए तो 2-2 लाइन, ताकि आप लोग बाद में भर लो उसको, ठीक है, ताकि पॉइंट भी याद हो जाएगा आप लोग का और अपना नोटिंग भी हो गया, ठीक है। इंडिविजुअल सप्लाई का डिटरमिनेंट्स एंड मार्केट सप्लाई का डिटरमिनेंट्स, ठीक है। नहीं देखना नहीं है, ट्राई खुद से करो, खुद से 5 पॉइंट याद करने की कोशिश करो, नहीं रहा तो दिखा दूंगा। एकदम फास्ट लिखिएगा प्लीज, हाँ प्लीज राइट फास्ट। जो लोग ऑनलाइन कर रहे क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुम लोग को? आवाज वगैरह ठीक से आ रहा है ना? ये रिकॉर्डिंग मिलेगा इसका नाम तुम शेयर कर देगा, नहीं कर रहे हैं। कर देगा यार, करना है क्या? यहाँ पर एक दो चार छोड़ तो करना है ना। और देख के अच्छा मार्क्स से लेके आ जाए, सही बात है। हम लोग पूरा सारा चीज बनेंगे। तुम लोग तो अच्छा लाना ही है, वो तो कभी भी सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता, तुमको ऐसा लगता है टक से लिखना, लैंग्वेज लिखना सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता है। आज में नेचुरल सा बात है, हिंदी में बताइए। जैसे मैंने जनवरी में वापस से करवाया था ना अभी, क्या था डिमांड फंक्शन? डिमांड फंक्शन का मतलब क्या हो गया सर? फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ ऑल द फैक्टर्स जो कि डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए अपन सारे के सारे फैक्टर्स को शॉर्ट में लेते थे, याद है ना? ठीक है, जैसे प्राइस हो गया, ये सब कुछ हो गया, वो सब किसमें था? शॉर्ट में था आपका, बराबर। वैसे सप्लाई फंक्शन भी होगा, सप्लाई फंक्शन में क्या आएगा? यही सारे सेम फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ ऑल द फैक्टर्स, ठीक है, डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। फिर लॉ ऑफ डिमांड याद है किसी को? लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, यानी कि सेटरस पैरेबस। सेटरस पैरेबस का मतलब क्या था? कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। बाकी सारे फैक्टर्स को अगर मैंने साइड में रख दिया तो देयर लाइज अ व्हाट? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सिमिलरली जब लॉ ऑफ सप्लाई का बात करूंगा तो क्या होगा यहाँ पे? अगर कीपिंग द अदर फैक्टर्स व्हाट? कांस्टेंट, देयर लाइज अ पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड या सप्लाइड, ठीक है। डिमांड कर्व वाज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, सप्लाई कर्व वाज एन अपवर्ड स्लोपिंग। अगर एग्जाम में आपको पूछा लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन करने का, तो पहले डेफिनेशन लिखने का, फिर टेबल बनाने का, फिर सप्लाई कर्व या फिर डिमांड कर्व बनाने का, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करना। आप लोग समझ में आया आप लोग को? क्योंकि बड़ा क्वेश्चन से आता है जनरली 6 मार्क 4 मार्क के लिए आता है, अगर पूरा का पूरा लॉ ऑफ सप्लाई पूछा तो आपसे, ठीक है, 4 मार्क का, ठीक है, चलेगा बिल्कुल। वो सब लिखते बोलते हैं फिर शेड्यूल में बनाओ, ग्राफ बनाओ, उसके बाद वही बोला ना मैंने, पहले डेफिनेशन बताओ, फिर शेड्यूल बताओ, फिर कर्व, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फिर क्या है? कुछ अजम्पशंस भी है, राइट? यार इतना टाइम तो लगता ही नहीं है, बता रहा हूँ। कोई पता नहीं यही लॉ ऑफ सप्लाई का रीजंस जो है ना, वो यही है। देखो मेनली लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव हो गया, अगर फर्म ज्यादा हो गया तो, स्टॉक अगर बढ़ गया तो, ये सब रीजन तो तुम्हारा लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे उसमें ना, इसमें रीजंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड का जो रीजंस है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें कई सारे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट याद है ना आप लोग को? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये सारे कुछ थे। अगर पेंडिंग है इनकम इफेक्ट, वेरी गुड, डिफरेंट यूजेस, ठीक है, ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स थे। अगर दिमाग से निकल गया तो एक बार रिवाइज कर लेना, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मेरे को पूछ लेना। चैप्टर नंबर 2 जो है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला पार्ट जो है, उसका मैं जो रिवीजन लेक्चर था वो मैं आपको सब में शेयर कर दूंगा, ठीक है, चलेगा? अरे यार चलो हाश, ठीक है। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्लियर हो गया आप लोग का प्रॉपर्ली, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई एक बार वापस बता दीजिए मेरे को, क्या था? कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अगर आप सेटरस पैरेबस याद कर सकते हो तो बढ़िया बात है, ठीक है, या फिर आप लोग को कभी भी पूछ भी लेते हैं 1 मार्क के लिए, सेटरस पैरेबस क्या होता है? कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, देयर लाइज अ व्हाट? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, या इनवर्स से पॉजिटिव, पॉजिटिव लॉ ऑफ सप्लाई के केस में पॉजिटिव, लॉ ऑफ डिमांड के केस में इनवर्स, ठीक है, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड या फिर डिमांड, ठीक है। आप लोग कर्व बनाओगे, चार्ट बनाओगे, ठीक है। कुछ अजम्पशंस भी है। अजम्पशंस क्या था? क्योंकि ऊपर क्या लिखा था आपने? कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, तो प्राइस के अलावा जितने भी पॉइंट्स आपने पढ़ा ना, 4 पॉइंट या 5-6 पॉइंट आपने जो पढ़ा, वो सबको क्या मानोगे? कांस्टेंट। समझ में आया? प्राइस के अलावा क्या क्या पॉइंट पढ़ा? स्टेट टेक्नोलॉजी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, नंबर ऑफ फर्म्स, वो सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे आपके? सारे कांस्टेंट। इजी हो गया बिल्कुल यहाँ पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सप्लाई, अगर किसी को डिमांड याद है,
ठीक है, तो मैंने ये सेम ऑर्डर में डिमांड भी लिखा है, सेम। ठीक है, बताइए सबसे पहला क्या था, स्टेट्स पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ये किसमें, सप्लाई वाले केस में। डिमांड में क्या होगा, स्टेट्स अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नंबर 2, दोनों केस का सेम पॉइंट, इट इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। मतलब इट इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट मतलब आप मुझे बताओ, जब मैं लॉ ऑफ सप्लाई या फिर लॉ ऑफ डिमांड बोला था, तब क्या मैंने बताया था इतना डिमांड हुआ तो इतना होगा, नंबर से बताया कुछ? मैंने क्या बोला खाली कि प्राइस चेंज होगा तो सप्लाई और डिमांड चेंज होगा। कितना होगा, क्या होगा, सब कुछ डील किया है क्या, कुछ बताया क्या मैंने? नहीं बताया। तो इट इज व्हाट, क्वालिटेटिव। ये केवल क्वालिटी बता रहा है कि प्राइस चेंज होगा तो सप्लाई या फिर डिमांड चेंज होगा। कितना चेंज होगा, क्वांटिटी ऑफ चेंज इज नॉट मेंशन्ड। वो किसमें है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर सप्लाई। सर एक अच्छा न्यूज दो, अगर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्लियर है, आपको केवल ईडी की जगह क्या स्लैश करना है खाली, यस, आपको आंसर बिल्कुल सेम आ जाएगा। गुड न्यूज, ईडी दिया होगा। दिमाग तो पूरा ही है, पर दोनों ही लिए तुम लोग बाय डिफॉल्ट। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बताओ, पहला 2 पॉइंट समझ में आया। एग्जाम में आपको पॉइंट नंबर 2 जो है ना, पॉइंट नंबर 2 क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, वो पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट क्यों है, बिकॉज ये आपको डायरेक्शन ऑफ चेंज बता रहा है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज बता रहा नहीं है। डायरेक्शन बता रहा है खाली, कितना होगा चेंज हो रहा है, सॉरी कैसे होगा वो बता रहा है, कितना होगा वो बता रहा नहीं। कैसे होगा बता रहा है, कितना होगा बता रहा नहीं है। नेक्स्ट, इट डज नॉट एस्टैब्लिश व्हाट, अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, याद है ना आप लोगों को, निकुंज। ठीक है, जितना प्यार दूसरा वाला से करेगा उतना ही प्यार इसको वापस मिले, जरूरी है क्या? नहीं है ना, तो इसलिए जितना प्राइस कम किया उतना ही डिमांड बढ़े या सप्लाई बढ़े, जरूरी है क्या? द आंसर इज, ठीक है परीक्षा, सही बात है ना, बिल्कुल ठीक है। और बहुत मेरे को लाइफ की तरह, लॉ इज ऑल्सो व्हाट, एक तरफा प्यार है ये, कि लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई या डिमांड एक ही जन से प्यार करता है, खाली वो क्या है, प्राइस, बाकी चीजों कंसिडर ही नहीं। 4 पॉइंट, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट वाला में उसमें क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप, इसमें क्या है, पॉजिटिव, बाकी सब कुछ क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला पार्ट। ठीक है, पक्की बात, 100% हो यहाँ तक? ठीक है, श्योर हो? 4 पॉइंट क्या क्या बताया मैंने, वहां पे पॉजिटिव रिलेशन, यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप, वहां पे इनवर्स। फिर नंबर 2 क्या था, क्वालिटेटिव एंड नॉट क्वांटिटेटिव। नंबर 3, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। नंबर 4, एक तरफा। ठीक है, रीजंस अपने आप कर लीजिएगा। अब आपको बता रहा है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज का, ये तो आएगा ही, एक्सेप्शन से चलो पढ़ लेना ना यार। ठीक है, पेरिशेबल गुड्स जो आता है, डिमांड आ रहा है, उसमें भी कर लेना। तो मेरे पास टीचर जो है ना, बहुत स्मार्टली सिलेबस बनाया है, तो लोगों को मन में शांति भी दे दिया कि ये तो नहीं आ रहा, ये तो नहीं आ रहा, बट एक्चुअली में चलो करवा दे क्या, करा दो। हाँ, हमको जल्दी करा, तुम लोग आपस में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे डिमांड वाला पार्ट भी कराया था, ठीक है आप लोगों को। सप्लाई वाला केस में भी सेम एप्लीकेबल है ये वाला पार्ट, ठीक है। परीक्षा पढ़ाई कर लो। हम्म, और मूवमेंट अलाउंग डिमांड कर्व, या फिर क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या होता है, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। और 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 कॉन्ट्रैक्शन, वो तो शिफ्ट ऊपर वाला बता ही दिया तुमने। ठीक है, ऋषा जी थोड़ा सा फास्ट। मोटा मोटी डिमांड पे अपन ने कवर कर ही लिया, मोटा मोटी थोड़ा बहुत ही बाकी है इधर उधर का टॉपिक सारा का, बट रीजन ही बचा हुआ रहेगा बस तुम लोग का, बाकी तो सारा ऑलमोस्ट हो ही गया। डिमांड का ही पार्ट है, दिख रहा है।
हो गया लिखना? हाँ चेक, ध्यान दो। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है आपका। मैं आपके सामने डिमांड कर्व बना रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, आप मुझे बताइएगा ठीक है, अगर एक प्राइस ऐसे पी, इस तरफ क्या आता है आपका? प्राइस आता है, करस्पॉन्डिंगली क्या होगा आपका? क्या होगा आपका? क्वांटिटी डिमांडेड होगा, बराबर से क्यू। ठीक है, एक हो गया प्राइस, एक हो गया क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस बढ़ता है साहब, और इसको मार्क कर ले एक बार के लिए हम ए, ठीक है, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होगा? कम अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा? कम होगा। ठीक है, मैंने ये पॉइंट को मार्क किया एज बी। क्या ऑब्जर्व करो, एक और कर दे लास्ट। अगर प्राइस कम हो तो बड़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यू टू। ठीक है, इज इट फाइन? और मैंने इसको मार्क कैसे किया? एज सी। ठीक है, यू आर गेटिंग 3 पॉइंट्स। देखो एक बार के लिए, आपको लग नहीं रहा है कि अगर मैं प्राइस को कम या फिर ज्यादा करता हूं, अगर मैं प्राइस को कम या फिर बेसी करता हूं, तो उसकी वजह से देर इज अ मूवमेंट। आप देख रहे हो पहले कौन सा पॉइंट में था हम लोग? ए में, वहां से मूव कहाँ चला गया? बी में, फिर वहां से कितना चला गया? सी में। इज मूवमेंट, बट मूवमेंट जो है वो डिमांड कर्व के ऊपर ही हो रहा है या आगे पीछे हो रहा है? ऊपर ही हो रहा है। मूवमेंट का जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? डिमांड कर्व के ऊपर ही हो रहा है, कहीं आगे पीछे हो रहा नहीं है। ठीक है, तो द मूवमेंट इज टेकिंग अलोंग द डिमांड कर्व, यानी कि अगर प्राइस चेंज करने की वजह से, किसकी वजह से? प्राइस चेंज करने की वजह से डिमांड में जो भी चेंजेस आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, मतलब इसका रीजन क्या है? प्राइस चेंज। क्या रीजन है इसका? प्राइस चेंज। मैंने प्राइस चेंज किया तो उसको क्या बोलता है? वो तो रहेगा ही। ठीक है, इसमें क्या है? प्राइस अगर चेंज हुआ तो इसमें क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देख रहे हैं आप लोग? और क्योंकि अपन इसमें नोटिस कर रहा है कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में अपन मूव कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? मूवमेंट अलोंग द डिमांड। क्या बोलते हैं इसको? मूवमेंट अलोंग द डिमांड। यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का दूसरा नाम क्या है आपका? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक या नहीं है? मुझे बताइए यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या फिर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? आप मुझे बताइए, अगर प्राइस कम हुआ, अगर प्राइस कम हुआ, ठीक है, तो डिमांड ज्यादा होगा ना, हाँ, तो मार्केट में एक्सपेंशन हुआ ना, तो ए से सी जो हुआ, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन? एक्सपेंशन। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? आपका क्वांटिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और ए से बी होने से क्या होगा आपका? कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि सामान का दाम क्या हो गया आपका? बढ़ गया, तो डिमांड क्या होगा? कम होगा। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया आपको? यानी कि अगर प्राइस फॉल होता है, डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, लीडिंग टू व्हाट? एक्सपेंशन। और अगर प्राइस बढ़ गया तो लीडिंग टू व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? क्या दिक्कत है मुझे बताइए आप लोग? कोई भी इशू यहाँ पे? ठीक है, हो जाएगा। तो ये था आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर मूवमेंट अराउंड डिमांड का, या फिर एक्सपेंशन, या फिर कॉन्ट्रैक्शन। बात बिल्कुल सेम है, इनके बीच में एग्जाम में डिफरेंस बहुत बार पूछता है आपको। ठीक है, डिफरेंस पूछता है आपको। ठीक है, चलेगा बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट। सर पूरे चैप्टर में मेरा प्यार कैसे किया? खाली प्राइस। प्राइस से। लास्ट में जाके बोला कि चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, दूसरी चीजों से भी थोड़ा सा प्यार कर लो। मतलब जो अदर फैक्टर्स था ना, अदर फैक्टर्स याद है, विच वी केप्ट इट एज कांस्टेंट, उसको पहली बार हम लोग क्या दे रहे हैं? यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, अब सर अगर मैं यहाँ पे डिमांड का बनाऊं आपके सामने, इस बार में क्या हुआ सर? प्राइस तो क्या रह गया? कांस्टेंट रह गया, और क्या चेंज हुआ है सर? बाकी फैक्टर्स चेंज हो गया, बराबर? ये मैंने डिमांड कर्व बना दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्राइस लिया और यहाँ पे उसका क्या लिया? क्वांटिटी ले लिया। ठीक है, यहाँ तक क्या नहीं है मुझे बताइए आप लोग? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, हो जाएगा। ठीक है ना, प्राइस क्या रह गया मेरा? कांस्टेंट। उसके बावजूद भी डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और आपको याद होगा, अगर कुछ बढ़ता है तो वो शिफ्ट किधर करेगा? राइट की तरफ। और कम होगा किधर शिफ्ट करेगा? लेफ्ट की तरफ। जिसको नहीं भी पता, अगर इकोनॉमिक्स में कुछ भी बढ़ेगा तो किधर शिफ्ट करेगा? आपका राइट की तरफ। और कमी हो तो किधर शिफ्ट करेगा? लेफ्ट की तरफ। प्राइस तो कांस्टेंट है,
और उसके बावजूद भी डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो प्राइस कांस्टेंट मान लेंगे कैसे, प्राइस क्या रहेगी आपका कांस्टेंट, उसके बावजूद भी डिमांड क्या हो रहा है आपका, क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, तो इट इज लीडिंग टू व्हाट, दिस सिचुएशन इज नोन एज व्हाट, अ शिफ्ट इन द डिमांड का, और अगर कम हुआ तो किधर शिफ्ट करेगा आपका, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, ये रहा, ठीक है, इसको बोलता है चेंज इन डिमांड, क्या बोलता है इसको, चेंज इन डिमांड, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, क्योंकि सर डिमांड कर्व क्या हो रहा है आपका, शिफ्ट हो रहा है, बराबर, शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, और जब राइट की तरफ शिफ्ट होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, इंक्रीज इन डिमांड, क्योंकि राइट वर्ड क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड, और लेफ्ट की तरफ क्या होता है आपका, डिक्रीज इन, समझ में आ गया आपको, विद दैट योर एंटायर सप्लाई चैप्टर जो है, मोटा मोटी डिमांड चैप्टर वाला जो पार्ट है वो भी आपका मोटा मोटी, एक्सेप्ट खाली क्या बताया नहीं मैंने आपको, रीजंस वाला पार्ट और एक्सेप्शन वाला पार्ट मैंने प्रॉपर्ली बताया नहीं, तो ये खत्म हो गया आपका, दैट मींस यू आर लेफ्ट विद व्हाट, जस्ट प्रोड्यूसेस इक्विलिब्रियम, राइट, चलो